हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था? सिरोही का एक आंदोलन पढ़ लिया था। 2 हत्याकांड हुए थे, बताओ। सियावा और बुला और बालोलिया। नेता कौन थे इसके? मोतीलाल तेजा, वही थे दोनों तरफ एक के आंदोलन। सिरोही वाले आदिवासी क्या बोलते थे उनको? मेवाड़ का। इनको समझाने के लिए रमाकांत मालवीय किसको बुलाते हैं? ये एक के आंदोलन मेवाड़ सिरोही दोनों कौन से जनजातियों द्वारा चलाए गए? मेवाड़ वाला जो था कौन से इलाके से शुरू हुआ? बहुमठ। कौन सी जगह से शुरू हुआ? मातृकुंडिया। कहां से हुआ? नहीं बताया था? तुम मरे मरे क्यों बोल रहे हो? मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां पर हुआ था? कितनी मांगे रखी थी? 19 मांगों को क्या कहते हैं? लेकिन सरकार ने कोई भी ध्यान, तो धीरे धीरे आंदोलन कहां फैल गया? सिरोही, वागड़, है ना, ईडर और विजयनगर। निमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 6 मार्च 1922 को। और कितने भील शहीद हुए? मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। सरेंडर कहां किया? ईडर में। कब किया? किसके हस्तक्षेप से छूटे? कब? कौन से वो सभा ने? महेंद्रा सभा। और बाद में इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचना। आदिवासी जो थे उनको क्या कहते थे? अपना बाबूजी। क्या बोलते थे? बाबू। और हम क्या कहते हैं इनको? आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। अच्छा, भगत आंदोलन जो था वो किसने चलाया? गोविंद गुरु और सुरजी भगत। कौन सी जनजाति थी? भील। कौन से इलाके में? वागड़। कौन से इलाके में? गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ? कहां पे? वेदसा का। कौन से परिवार में? बंजारा परिवार में। इन्होंने भीलों को, आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए कौन सा पंथ बनाया? और भीलों में आपसी एकता बढ़ाने के लिए कब बनाई गई पहला अधिवेशन? कहां पे? मानगढ़ पहाड़ी कहां है? और अपनी मांगे कब रखी? कितनी मांगे रखी? लेकिन सरकार ने ध्यान, तो मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 1913। कितने लोग शहीद हुए? इसे राजस्थान का। और गोविंद गुरु बाद में आपके गिरफ्तार कर लिए गए और 7 साल बाद में छोड़े गए। और शेष जीवन इन्होंने गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजर। यही पढ़ा था हमने। चलो बाकी पढ़ते हैं। कल इतना ही लिखवाया था कि मैंने? हाँ, अच्छा, वो कारण पढ़ना से मैं यार इतना थोड़ा सा ही कैसे लिखवा गया मैं? हाँ, वो खड़े करके बताओगे? हाँ, खड़ा हो जाला, बता परिणाम बता। परिणाम नहीं बता रहे क्या? बात खड़े जाओ, क्वेश्चन पूछ लो। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। पहले 13 में हो गया था। हाँ, नहीं सुनी? हाँ हाँ। किसने? महात्मा गांधी ने। तो मैंने क्या कहा कि उनका अपने राजस्थान से लेना देना ही नहीं था। मानगढ़ हत्याकांड का तो पता है आजादी के बाद चला है। अब दिया तो अब, आजादी के बाद। है? फिर बात नहीं समझ रहा मेरी। बैठ। आप ये कहना चाहते हो, सुनो मेरी बात सुनो, ये ना कई बच्चों के कंफ्यूजन रहता है कि सर जलियांवाला हत्याकांड हो गया था 1919, अपने वाला हो गया था 1913। हिसाब तो ये कहता है कि जलियांवाला कांड के बारे में कहना था कि पंजाब का मानगढ़ हत्याकांड। क्या कहना था? पंजाब का। फिर जलियांवाला में बंदे थे 300, यहां पे बंदे 379 लोग थे उधर, है ना, 400 मान लो। यहां पर बंदे कितने हैं? 1500। पर मानगढ़ में हत्याकांड जैसी कोई बात हुई है, ये बात पता चली 1980 में जाके। कब जाके पता चली? 1980 के आसपास। देश आजाद हो गया जब ये घटना हुई। घटना हो आके रह गई, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अपने यहाँ पे मीडिया तो थी नहीं। अंग्रेजों वाले भारत में तो मीडिया थी। अंग्रेजों वाले भारत में मीडिया थी, तो जैसे जलियांवाला कांड हुआ, मीडिया ने फटाफट मामले को उठाया। फटाफट मामले को उठाया तो अखबारों में आ गया, सब तरफ। इधर कोई गिरफ्तार भी हो गया, किसी को बर्खास्त कर दिया। अपने यहाँ पे कांड हो गया। कांड होने के बाद किसी को पता भी नहीं चला। बाद में जब देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद में कौन ध्यान देता जनजातियों की तरफ? धीरे धीरे जब ध्यान गया तो पता चला इस मानगढ़ वाले पहाड़ी पे और ये भील इकट्ठे होते हैं।
अभी भी इकट्ठे होते हैं, मेला वेला मनाते हैं। तो किस बात का मेला मनाते हो? सब हमारे बंदे मार दिए थे। कब मारे थे? तो 1913 में मार दिए थे, तो सरकारों का ध्यान गया। और उसमें भी अपने क्वेश्चन तो मैं बताऊं क्यों पूछने लगे। हुआ क्या कि 2013 में अपने राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा का 2013 विधानसभा चुनाव होने, कांग्रेस को भी चाहिए कि आदिवासियों के वोट लेने, बीजेपी वालों को भी चाहिए कि आदिवासियों के वोट लेने, वोटों की मारामारी। इसलिए कांग्रेस ने घोषणा की कि मानगढ़ हत्याकांड के 100 साल पूरे हो रहे हैं। मानगढ़ हत्याकांड कितने साल पूरे हो रहे हैं? इसलिए हम उसी पहाड़ी पे जाके, मानगढ़ पहाड़ी पर जाके और दिवस मनाएंगे। मानगढ़ दिवस मनाया जाएगा। तो बीजेपी वालों का मर गए, पीछे रह गए, तो बीजेपी वालों का सामने वाली पहाड़ी पे हम मनाएंगे। इसलिए 2014 में एग्जैक्टली दोनों पार्टियों ने आमने सामने की पहाड़ियों पे मानगढ़ दिवस मनाया। तब जाके किताबों वालों के समझ में आना शुरू हुआ कि ये भी कोई चीज है। वरना अपनी ज्यादातर किताबों में तो इसका डेट तक गलत है, 1908 लिखी हुई है। आपको खूब सारी किताबों में डेट क्या मिलेगी? 1908। और गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट है ना, उनमें तो लिखा हुआ यही है कि यहां पे बंदे ही 8 मरे थे। कितने बंदे मरे थे? 8 लोग शहीद हुए थे। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट तो ये कहते हैं। पर लेकिन बाद में आदिवासियों का इतिहास सर जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि यहां पर शहीद कितने हुए? 15। हालांकि 1500 ज्यादा ही लगते हैं, 1500 नहीं भी होंगे, पक्की बात है, 1500 तो कैसे भी नहीं हुए। पर जितने भी होंगे बड़ी संख्या के अंदर थे। 500-700 लोग तो पक्के हुए होंगे, तभी 500 को तो 1500 किया जा सकता है बढ़ा के, है ना। कोई भाई एकदम 8 हुए, 8 को तो 1500 तो क्या ही बताया गया होगा। पर 300-400 हुए होंगे, 300-400 क्या बता दिया होगा? 1500 बता दिया होगा। इसे जलियांवाला कांड के लिए भी कहते हैं कि जलियांवाला कांड में अंग्रेजों ने कहा था 379। कितने थे? हम उसमें भी कहते हैं कि 1200-1300 थे। कि सरकार के आंकड़े कभी भी सही होते नहीं। कि कोरोना में कितने लोग मरे, तो सरकार के आंकड़े मिला तो आपको लगे कुछ ही नहीं मरे, जो कि वैसे जो मिलेंगे आपको वो क्या मिल जाएगी? चीजें ज्यादा मिल जाएगी। तो कई बार आंकड़ों में तो फेरबदल जैसी हो जाती है। तो जब मानगढ़ हत्याकांड का पता ही जाके अब चला है, तो फिर मानगढ़ की तुलना जलियांवाला से करनी पड़ेगी। जो पहले से पता उसी से तो तुलना करेंगे। बस वही बात। वो सेम बात समझ लो कि चंद्रसेन लड़ तो प्रताप से पहले से ही रहे थे, लेकिन फिर भी हम कहते हैं वो मारवाड़ के क्या है? प्रताप। होना ये चाहिए कि प्रताप को कहना चाहिए कि वो मेवाड़ के चंद्रसेन है। लेकिन चंद्रसेन के बारे में पता ही 1940 के पास जाके पता चला, जब रेऊ ने किताबें लिखनी शुरू की। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने बताया कि चंद्रसेन नाम का कोई एक बहुत बड़ा राजा हुआ है। क्या किया रेऊ चंद्रसेन ने? अरे साहब लड़ा था प्रताप के जैसा लड़ा था। तो क्या कह दिया जाए इसको? मारवाड़ का है। बात समझ। तो ये तुलनाएं जब भी करवाई जाती है तो तुलनाओं में कई चीजों का होता है कि आप कहां के हो। अब वो आपके टेसिटोरी कहता है पृथ्वीराज राठौड़ को कि वो डिंगल का होरेस है, क्योंकि टेसिटोरी इटली का था। इटली में उसके जो राइटर था उसका नाम होरेस था। तो उसने कहा जैसे हमारे होरेस है वैसे तुम्हारे कौन है? पृथ्वी। अब बाद में कोई आगे कह देता है कि साहब होरेस को ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि वो रोमन भाषा का पृथ्वीराज राठौड़ है। अपना कोई राइटर इटली का इतिहास लिखे तो वो लिखता, अपना कोई राइटर इटली का इतिहास लिखो तो कहता इटली में होरेस हुआ है, और होरेस वैसा का वैसा है जैसे हमारे बीकानेर में कौन हुआ था? पृथ्वीराज। तो वो कहता कि होरेस इटली का पृथ्वीराज राठौड़। मैं कहता हूं अपना कोई इतिहासकार यूरोप का इतिहास लिखता तो वो लिखता कि यूलिसेस यूनान का दुर्गादास राठौड़ है। यूलिसेस यूनान का कौन है? उन्होंने अपना लिखा तो उन्होंने लिखा तुम्हारा दुर्गादास राठौड़ों का। अपना कोई इतिहासकार यूरोप का इतिहास लिखता तो लिखता कि नेपोलियन फ्रांस का समुद्रगुप्त है। फ्रांस का उन्होंने अपना लिखा तो उन्होंने लिखा समुद्रगुप्त भारत का। अपना कोई बंदा उनका इतिहास लिखता शेक्सपियर इंग्लैंड का कालिदास है। उन्होंने अपना लिखा कालिदास भारत का। जो लिखेगा वो तो अपने हिसाब से चीजें लिखेगा। तो जलियांवाला का इतिहास पहले लिख दिया गया, मानगढ़ का इतिहास बाद में लिखा गया। तो मानगढ़ के बारे में क्या लिखा जाएगा? ये बात। फिर अपने राजस्थान का नेशनल लेवल से ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। और ये तो घटना भी बहुत पहले हो गई, 1913 के आसपास में घटना हो गई थी। तब तक तो वैसे भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। अपने यदि ऊपर वालों का अपने से लेना देना होना भी लगा था 1920 के बाद। कब होने लगा था? कि 1920 के बाद गांधी जी आ गए थे। जब तक गांधी जी कांग्रेस में नहीं आए थे तब तो कांग्रेस और एलिट क्लास की पार्टी थी। कांग्रेस के सारे नेता वो थे जिनके जेब के अंदर 2 गुलाब के फूल और 2 पेन टंगे रहते थे, और जो 3 दिन बैठ के मीटिंग लेते, इंग्लिश के अंदर बोलते, जिनमें एक को हिंदी नहीं बोलनी आती थी ढंग से, इंग्लिश में बोल के और सारे चले जाया करते थे। तो उन नेताओं द्वारा नेशनल मूवमेंट चलाया गया। गांधी के आने के बाद नेशनल मूवमेंट मास मूवमेंट बना, जन आंदोलन बना। क्या बनता है?
तो उसके बाद में चीजें, तो उसके बाद गांधी जी जैसे निमुचना देखते हैं, गांधी जी हाथों तक बारे में लिखते हैं, डबल डायरिज्म है। निमुचना बाद में हुआ, तो निमुचना बारे में गांधी जी ने लिखा कि दोहरी दायर सही है। अब गांधी जी इतिहासकार तो थे नहीं कि मानगढ़ का पता लगाते, मानगढ़ का पता बाद में चला, तो गांधी जी मानगढ़ के बारे में क्यों बोलेंगे, कुछ बोला ही नहीं उन्होंने कुछ। मैं तो कहता हूँ भूला और बालोलिया के बारे में हमारे पास कितनी जानकारी है, जो कि मैंने कहीं पढ़ा था कि भूला बालोलिया में 800 आदमी मरे थे, जो कि हमारी अब तक की किताबें कहती है 3 लोग तो सियावा में शहीद हुए थे और 4 लोग हुए भूला और बालोलिया में। जो मैं अभी एक दिन किसी एक आदिवासी राइटर को पढ़ रहा था, उसने लिखा भूला में 800 लोग शहीद हुए थे। नजरिए पे, देश काल परिस्थितियों पे, पहले बाद में, इन सब चीजों पर इतिहास डिपेंड करता है। पक्का बढ़ू आगे, चलो लिखो मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन, मीणा मूवमेंट। और सुनो देखो, मैंने आपको बताया था कि अपने आमेर में पहले मीणा राजा हुआ करते, हमने पढ़ा था दुल्ह राय रामगढ़ में हरा देता है, काकिल देव आमेर में हराकर यहां पर कब्जा करते हैं, बताया था। मीणाओं को हरा के अपने वंश कौन सा आ गया था, कछवाहा। कौन सा वंश आ गया। अच्छा, मीणा यहाँ के राजा थे, जब उनसे जमीन छीन ली गई, यहाँ पे राज कछवाहा करने लगे, उन्होंने आंदोलन की। उनका भाई ये क्या तरीका है, हमारी जमीन छीन के और हमारे यहाँ पर राज कैसे कर सकते हो। तो मीणाओं के बड़े बड़े नेता जिन्होंने कछवाहों के खिलाफ आंदोलन करने शुरू किए, कछवाहा राजाओं ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा इधर और है, किस बात का आंदोलन है, क्यों आंदोलन कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि यार आंदोलन कैसे ना करें, तुमने हमारी जमीनें छीन ली। तो राजा ने कहा कि यदि जमीन वापस मिल जाए तो फिर नहीं करेंगे आंदोलन। तो कई नेताओं को जमीनें वापस दे दी, जिनको जमीनें वापस दी वो हो गए जमींदार मीणा। वो कौन हो गए, सबको तो मिल नहीं सकती, नेताओं नेताओं को मिली होगी जमीनें, कुछ अभी तक भी रह गए, वो अभी तक भी नारेबाजी कर रहे थे, साडा हक एथे रख। तो कछवाहों ने उनको राजी किया, उनको बुलाया कि इधर आओ तुम, और तुम्हें हम जयपुर की पुलिस में शामिल कर लेते हैं। किसमें शामिल कर लेते हैं, तुम गांव की चौकीदारी करोगे, इसलिए वो हो गए चौकीदार मीणा। इसलिए अपने जयपुर के आसपास मीणाओं के 2 ग्रुप मिलते हैं, या तो है जमींदार मीणा और दूसरे कौन से मीणा, अपने चौकीदार मीणा। जिनको जमीनें मिली वो तो जमींदार मीणा हो गए, और जो पुलिस में शामिल हो गए वो कौन हो गए, रोजगार मिल गया सबको, लोग सेटिस्फाई हो गए। चौकीदार मीणा वाकई बेहद बहादुर कौम निकली। जयपुर की खजाने की रक्षा के लिए, जयपुर की रक्षा के लिए, जयपुर के गांवों की रक्षा के लिए चौकीदार मीणाओं की 7-7 पीढ़ियां अपने जी जान की बाजियां लगा गई होगी। अब आगे अंग्रेज, अंग्रेजों ने आने के बाद कहा कि राजाओं को सुरक्षा की कोई भी आवश्यकता नहीं है, राजाओं को सेना और पुलिस हम प्रदान करवाएंगे, हम प्रोवाइड करवाएंगे। चौकीदार मीणा बेरोजगार हो गए सारे के साथ, क्योंकि अब राजा ने क्या रख लिया अपने पास में, अंग्रेजों की सेना रख ली। तो अब चौकीदार मीणा को लोग अब क्या करें, तो उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी, लूट, और लूटपाट भी ढंग से कह के कि किसी भी घर के आगे से निकले। ये सिक्कर वाला इलाका जो नीम का थाना का बेल्ट है, इस नीम का थाना के आसपास में चौकीदार मीणाओं के गांव थे, और उन्हें डंके डंके डाकू हुए। किसी के भी घर के आगे से निकले तो बाकायदे कहा उसको कि चौधरी भैंस कितने की है। चौधरी साहब ने कहा भैंस तो 10,000 की है। इतनी महंगी, और घर के बाहर मानता है। तीसरे दिन वही खोल ले गए, चौकीदार मीणा खोल ले गए, और 5 दिन बाद उसी चौधरी को वापस आकर कि 6,000 दे रहा तो वापस दे देंगे। मतलब वैसे चोरी भी की और बता के की, वापस उसी को बेच गए। उस टाइप के लोग हो गए यहां पर। अब ऐसे भारत में कई जनजातियां थी जिन्होंने इस प्रकार ये चोरियां करनी शुरू कर दी। तो भारत सरकार 1924 में कानून लाई, भारत सरकार मतलब अंग्रेज, अंग्रेज एक कानून लेके आए, आपराधिक जनजाति अधिनियम। कौन सा कानून लाए बताओ, देखिए, आपराधिक जनजाति अधिनियम। और इसमें नाम लिखे कि भारत में से कौन कौन सी जनजातियां जो अपराध करती है, और उसमें नाम आ गया मीणा जाति का। किसका नाम आ गया, मीणा जाति का। तो थोड़े कानून वानून बनाए कि भाई इनका अपराध से रोकना है, पर अपराध रुक नहीं रहे, नहीं रुक रहे। तो सरकार 1930 में कानून और लाई, जराई एम पैसा अधिनियम। कौन सा लेके, जराई एम पैसा अधिनियम। सुनना देखो, इसके नाम से थोड़ा अपने पता लगाएंगे क्या अधिनियम है, बताओ देखे। एक शब्द लिखा हुआ है इसमें, पैसा। क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशन। क्या मतलब होता है, आप मेरे से पूछोगे सर आपका पैसा क्या, मैं कहूं टीचिंग। मैं आप में से पूछूं आपके पापा क्या करते हैं, आपके पापा का प्रोफेशन क्या, आपको सर पुलिस में है, व्यापारी है, दुकान है, किसान है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारा व्यवसाय होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं। मैं कहूं आपका पैसा क्या होगा, तो आपको सर अधिकारी, आरएस बनेंगे हम सारे के सारे। जराइम का मतलब होता है अपराध। जराइम का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों ने अपराध को प्रोफेशन बना लिया।
कुछ लोगों ने अपराध को क्या बना लिया भाई। एक तो अपराध क्या होता है कि गुस्से में किसी आदमी ने किसी को मार दिया, क्या वो उसको मार के पैसे कमाना चाहता था? ना, पैसे नहीं कमाना चाहता था, रंजिश रही होगी, गुस्सा आया होगा, सोच समझ के गया होगा, उसने मारा होगा, पर कम से कम उसका उद्देश्य पैसे कमाना तो नहीं था। एक, मैं इसी वजह से कोई दुकान लूटूं या इसी वजह से किसी आदमी को मारूंगी, वहां से मेरे को क्या कमाने हैं? पैसे। और ऐसा एक बार ना करूं, रेगुलर करने लग जाऊं, मेरी कमाई का साधन ये हो जाए कि मैं किसी को मार पीट के रुपए लेके आया, वो खत्म हो गए, तब और मार पीट की फिर रुपए लेके आया, तो ये तो मेरा प्रोफेशन हो गया ना। तो सरकार ने कहा कुछ लोगों ने अपराध को क्या बना लिया अपना, जरायम का मतलब पैसा का मतलब प्रोफेशन, मतलब पैसा मतलब प्रोफेशन कर दो या क्या कर दो आप, तो व्यवसाय। तो कुछ लोगों ने अपराध को अपना क्या बना लिया, व्यवसाय। तो उसमें कौन है? तो चौकीदार मीणा। तो सरकार ने एक नया कानून जारी किया कि 6 महीने से ऊपर के जितने भी चौकीदार मीणा है दिल्ली गांव के थाने में आगे हाजिरी लगाएंगे। एक गांव के अंदर मान लो 1000 लोग है, अब 1000 लोग है, अब 1000 लोग मीणा है यदि, तो आके दिल्ली थाने में आगे हाजिरी लगाओ। अब पुलिस गिनती कि यदि थाने में हाजिरी देने वाले आगे 998, इसका मतलब 2 गायब, पता लगाओ 2 कहां गए। पता चला साहब ये 2 दूसरे गांव गए थे। अब यदि आस पड़ोस के किसी भी गांव में चोरी हो गई, इन 2 को उठाओ, ये बताएंगे ये पक्का चोरी करने गए होंगे आसपास में। इस गांव की गिनती की, इस गांव में लोग थे 100, गिनती की गिनती में 104, ये 4 एक्स्ट्रा कौन है? पता चला साहब दूसरे गांव से आए हुए। इस गांव में यदि कोई चोरी हुई, इन 4 को उठा लो। ये जो कानून था, इस कानून का नाम क्या था? तो ये कानून तो बुरे हैं। न्यायपालिका का सिद्धांत कहता है 100 अपराधी निकल जाए लेकिन एक भी निर्दोष फंसना, यहां तो उल्टा है। 100 गांव में बंदे रहते हैं तो अपराधी कितने होंगे? 10, 20, 30, सारे तो होने से रहे 30 रहे होंगे। 30 अपराधी है तो 100, 70 कौन है? निर्दोष। पर आपने 70 निर्दोष को लाइन में लगा दिया। दिल्ली दिल्ली आगे थाने में हाजिरी लगाओ। इसलिए इस व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का नाम क्या था? पहले बड़ी बात लिखो। 1924 ईस्वी में, इन 1924 रेडी, 1924 ईस्वी में, इन 1924 रेडी, आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। ट्राइब्स क्रिमिनल एक्ट वॉज पास्ड। आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया, या क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, ये लिखो, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड, इंग्लिश में सही करना, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड। आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड, तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया, एंड मीणा ट्राइब वॉज इंक्लूडेड इन इट। आपका कोई भाई ने नए बैच में एडमिशन लिया है? लंबे वाले भैया, आपकी किसी भाई ने लंबे इस बैच में, यार डिट्टू आपकी शक्ल का ऐसे लंबे बालों का एक लड़का नीचे बैठा, मैं उसको आज टोकने वाला होता, मैं बैच चेंज क्यों कर लिया? लगा यार शक्ल दूसरी है, टोकते ये गले ना पड़ जाए, कहां कर लिया, आज ही आया हूं मैं तो मैंने कंट्रोल किया खुद को। तो क्या लिखा? तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया, एंड मीणा ट्राइब वाज इंक्लूडेड इन इट। अगला लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। 1930 ईस्वी में, इन 1930 एडी, 1930 ईस्वी में, इन 1930 एडी, जरायम पैसा अधिनियम पारित किया गया। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड। जरायम पैसा अधिनियम पारित किया गया, क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड, कि कुछ लोगों ने क्राइम को क्या बना लिया अपना, प्रोफेशन। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड, तथा इसके तहत एंड अकॉर्डिंग टू इट, तथा इसके तहत एंड अकॉर्डिंग टू इट, प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अटेंडेंस फॉर एवरी मीणा मैन एंड वीमन वाज मेड मैंडेटरी इन पुलिस स्टेशन। अटेंडेंस फॉर एवरी मीणा मैन एंड वीमन वाज मेड मैंडेटरी इन पुलिस स्टेशन। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष के लिए थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अटेंडेंस फॉर एवरी मीणा मैन एंड वीमन वाज मेड मैंडेटरी, वाज मेड कंपल्सरी इन पुलिस स्टेशन। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष के लिए थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अतः इसके खिलाफ मीणा जनजाति ने आंदोलन चलाया। सो मीणा ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट इट। सो मीणा ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट इट, तथा इसके खिलाफ मीणा जनजाति ने आंदोलन चलाया। सो मीणा ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट इट। नेता लिखो, कौन कौन नेता थे आंदोलन चलाने वाले नेता?
छोटू राम, जवाहर राम और महादेव राम। क्या क्या नाम बताओ देखिए? जवाहर राम और संगठन बना लिया इन लोगों ने। 1933 के अंदर एक संगठन बनाया गया, मीणा क्षत्रिय महासभा। कौन सा संगठन बनाया गया? मीणा क्षत्रिय महासभा। लिखो 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी, मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। मीणा क्षत्रिय महासभा वॉज एस्टैब्लिश्ड। जाट क्षत्रिय महासभा कब बनी थी? 31, और ये बनी है भाई 33। महासभा का गठन किया गया, महासभा वॉज एस्टैब्लिश्ड। धीरे धीरे थोड़ी जागृति से आनी शुरू हुई। इतने में एक सम्मेलन बुलाया गया। नीम का थाना के आसपास में चोरी चकारी की गतिविधियां ज्यादा थी, तो वहां एक सम्मेलन बुलाया गया। लिखो नीम का थाना सम्मेलन, नीम का थाना कॉन्फ्रेंस। नीम का थाना सिक्कर में जगह है भाई। नीम का थाना सम्मेलन, नीम का थाना कॉन्फ्रेंस। नीम का थाना सम्मेलन। एक संत हुए थे मीणा समाज के, धर्मगुरु टाइप के थे, संत मगन सागर जी। क्या नाम था? संत मगन सागर जी। इन्होंने सम्मेलन बुलाया। इन्होंने एक बुक और लिखी थी, मीन पुराण। कौन सी बुक लिखी? और इन्होंने समझाया कि यार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार माना जाता है? कि सृष्टि की शुरुआत भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई थी। मत्स्य मतलब मीन, मीन मतलब मछली। और कहते हैं मत्स्य अवतार से मीणाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। कि मीणा समाज के, मीणा जनजाति की उत्पत्ति कहां से हुई? कि मत्स्य अवतार से। मीन, मीन से मीणा बनी। तो एक तरफ तो हम ये दावा करते हैं कि हम भगवान विष्णु के पहले अवतार, मीन अवतार जो हुआ था, उसके वंशज हैं। फिर कभी मीणाओं ने आमेर रियासत पर राज, यहाँ के राजा रहे थे। फिर कभी राज भी कछवाहों के पास में आ गया था, तो चौकीदार मीणा यहाँ के सैनिक थे, यहाँ की पुलिस थे। और यहाँ के खजाने की रक्षा के लिए, जयपुर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जी जान की बाजियां लगाई। तो उन्होंने कहा यार एक तरफ तो कहां भगवान विष्णु के वंशज, आमेर के राजा, उन महान बलिदानी चौकीदार मीणाओं के वंशज, और अभी टुच्चे काम करते हो, चोरी चकारी जैसे काम पंथी आए तुम्हारे। यही करना था, बडगों के नाम यूं मिट्टी में मिलाने थे। तो उन्होंने खूब सारी चीजें समझाई कि भाई तुम्हारा इतिहास ये नहीं है, तुम्हारा इतिहास अलग है, तुमको इस प्रकार के काम नहीं करने। तो थोड़ी समाज में जागृति है, थोड़े काम होने क्या हो गए? बंद। तो किसने ये सम्मेलन आयोजित करवाया? संत मगन सागर ने इसका आयोजन करवाया था। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड इट। संत मगन सागर ने इसका आयोजन करवाया था। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड इट। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड मीन पुराण। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड मीन पुराण। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड मीन पुराण। मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। फिर चेंज करके लिखो। इसमें मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया था। ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब वाज डिस्क्राइब्ड इन इट। इसमें मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया था। ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब वाज डिस्क्राइब्ड इन इट। मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया था। ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब वाज डिस्क्राइब्ड इन इट। क्या बताया गया? मीणा जनजाति का गौरवशाली। किसमें? मीन, मीन पुराण नाम की पुस्तक। तो फिर वहीं पर लोगों में भावना है कि हाँ यार बात तो सही है, अपने में सुधार करने चाहिए। तो एक बनाएगी मीणा सुधार समिति। हेडिंग डाल लो, मीणा सुधार समिति, मीणा रिफॉर्म कमेटी। उसी सम्मेलन में बनी 1944 में। और नेता लिख लो कौन कौन थे इसके।
कौन कौन है बताओ देखे? बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अजय और लक्ष्मी नारायण। अब वास्तव में थोड़े सुधार होने शुरू हुए, तो बाद में एक सम्मेलन और बुलाया, बागावास सम्मेलन। बागावास जयपुर में जगह है। 28 अक्टूबर 1946। बागावास सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946। इस सम्मेलन में लगभग 26,000 चौकीदार मीणा शामिल हुए। कितने चौकीदार मीणा शामिल हुए? तो और उन्होंने कहा भाई हम हमारे पदों से इस्तीफे देते हैं। हर गांव में चौकीदार मीणा अपॉइंट किए जाते थे। एक गांव में कई बार दो दो तीन तीन भी होते, भाई यहाँ पे चौकीदार मीणा, यहाँ पे चौकीदार मीणा। तो अब क्या करती पुलिस, कहीं भी कोई चोरी होती, चौकीदार मीणा हूं तो पक्का ही लेके आती। तो उन्होंने कहा भाई हम अपने पदों से इस्तीफे देते हैं, हम जयपुर रियासत में चौकीदारी का काम है नहीं करेंगे, मुक्ति मिले यार इस काम से, मैं क्यों पकड़ो आप बिना काम के। तो लिखो इस सम्मेलन में, इन दिस कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। 26,000 चौकीदार मीणाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। 26,000 चौकीदार मीणाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। 26,000 चौकीदार मीणाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट, तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे, कि मुक्ति मिली रही इस नौकरी से, एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे, तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किस रूप में मनाया इसको? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। अब धीरे धीरे बाद में कमियां दूर हो गई। 1952 में जाके कानून खत्म किया गया। ये जो कानून पढ़ा हमने, ये कानून लिखा आपने, जरायम पेशा कानून बताया था। वो जरायम पेशा कानून खत्म कब किया गया? जाके 1952। लिख लो 1952 ईस्वी में, इन 1952 एडी। 1952 ईस्वी में, इन 1952 एडी जरायम पेशा अधिनियम समाप्त किया गया था। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज एंडेड। जरायम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज एंडेड। जरायम पेशा अधिनियम क्या कर दिया गया? कब कर दिया गया? 1900। देखो हुआ क्या था कि जब मीणाओं ने आंदोलन चलाया तो सरकार ने छूट देनी शुरू कर दी थी कि मान लो किसी ने पिछले 10, पहले शुरुआत में देखा सबको हाजिरी लगानी जरूरी है, 6 महीने से ऊपर का जो भी है वो थाने में आके लगा की जगह हाजिरी, तो बच्चों को भी लेके जाना पड़ता। बात धीरे धीरे कहा कि भाई पिछले 10 साल में जिसने कोई भी अपराध नहीं किया उसको हाजिरी लगानी जरूरी नहीं, तो बस सीधा साधा आदमी तो घर रह गया। फिर बाद में कहा 5 साल में नहीं किया वो मत आओ, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने, वैसे कम कर दिया। तो 1952 तक जाते जाते तो कई लोग थे जिन्होंने कहा हम तो करेंगे, तुम भले ही थाने में हाजिरी लगाओ और भले ही नहीं लगाओ। तो सरकार ने बाद में ये कानून तो बंद किया, इस कानून के तहत हाजिरी लगाना तो बंद किया, और ऐसे लोग थे उनके लिए एक नया कानून बनाया था सरकार ने, जो अब भी चलता है, हैबिचुअल ऑफेंडर, आदतन अपराधी। कैसे अपराधी? जिनका अपराध करना क्या बन चुकी है? आदत, हैबिचुअल। उनको तो ये काम करने हैं तो करने, तो सरकार उनके लिए बाद में कई प्रकार के कानून लगाती है। उनको बाद में कई कई ऐसे अपराधी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह भी जाए तो पुलिस वालों से पूछ के जाओ, भले उन्होंने काम छोड़ दियो, चुनावों के जब भी टाइम आते हैं तो पुलिस उनको बुला बुला कर, बस दिख गए ना बाहर कहीं तो देख लेना, हथियार है तो हथियार जमा कराओ, इस प्रकार की पुलिस कई काम करती है। तो वो बाद में हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए पुलिस के कानून ही चेंज हो गए। अपने एक तो मीणा समाज में जागृति भी आ गई जब ऐसे अधिवेशन वगैरह वैसे छोड़ दिए। फिर भाई 47 में हो गया देश आजाद, 50 में लागू हो गया संविधान। संविधान ने कहा कि मीणा जनजाति को आरक्षण दिया जाता है, तो मीणाओं ने कहा लूटपाट बंद करेंगे और हम तो पढ़ेंगे। सिक्कर के पास में गांव पड़ता है नया बास। क्या पड़ता है? उस नया बास गांव किसी टाइम में डाकुओं के लिए फेमस था, कि आसपास में कहीं कोई चोरी होती तो लोग समझते कौन ले गए, नए बास वाले मीणा है, पक्का पक्का वो ले गए होंगे। अब हालात ये, मेरे 2-3 दोस्त है नए बास के, वो कई बार बताते हैं अब गांव के अंदर यदि कोई शादी होती है तो पूरा गांव लाल बत्तियों से भर जाता है, पूरे गांव में कलेक्टर 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 है, आईएएस लग गए बाद में सारे गांव में। तो वो बाद में जैसे एजुकेशन की तरफ आप मुड़े, एजुकेशन की तरफ मुड़े तो बाकी चीजें अपने आप ही छूट जाएगी। तो जो एक दिन अपने पहले बात कर रहे थे कि समाज का भला केवल और केवल एक चीज से होगा, जब समाज में क्या आएगी?
शिक्षा बहुत कुछ चीजें तय कर देती है। शिक्षा आती है तो जो कुरीतियां होती है, बुरी चीजें होती है, अपने आप ही क्या हो जाती है, छूट जाती है। और पहले मैं हमेशा ही कहता हूं कि मीणाओं को क्यों कहा जाए, पहले पश्चिमी राजस्थान पूरा ही चोर था, सारे पूरा पश्चिमी रेगिस्तान में रहने वाले लोग हमेशा चोर रहे हैं। जो रेगिस्तान के अंदर रहेंगे उनका मुख्य काम लूटपाट रहे, खाने के दाने होते नहीं यार, आदमी खाए क्या तो लूटेगा ही बाद में। तो दुनिया का कोई भी रेगिस्तान हो, भले अमेरिका में रहे हो, भले कोई ऑस्ट्रेलिया में रहे हो, भले अफ्रीका में रहे हो, भले इंडिया में रहे हो, और भले अरब में रहे हो, रेगिस्तान में जो रहे हैं उनका मुख्य धंधा ही लूटपाट रहा है हमेशा। तो मैंने तो एक दिन पहले बताया था ना कि मेरे तो खुद के गांव में, कि मेरे खुद के गांव में एक बहुत शानदार डाकू है, और हमारे गांव वाले बड़े गर्व के साथ बताते हैं उनको, अरे अपने फलाना जी वहां लूट लाए थे, वहां लूट लाए थे, वहां लूट लाए थे। तो मुझे भी आता है, दादाजी ने कहानी सुनाते हैं कि नए बास वाले जो मीणा थे, ये एक बार हमारे गांव के आसपास की गायें चुरा के ले गए। गायें चरने के लिए गई थी, गांव में तो जंगल होता है, हमारे साइड बोलते हैं बीड़, बीड़ बीड़ बीहड़ से बीड़ बन गया होगा, गांव का जो भी जंगल उसका बीड़ बोलते हैं। तो गांव की गायें बीड़ में चरने के लिए गई, हमारे गांव की भी गई हुई, आसपास के कोई गांव की भी आई हुई। नॉर्मल होता है कि गायें दिन में चरने सुबह निकालते हैं, शाम तक गायें अपने आप आ जाती है, सियाना पशु होता है, खुद ही घर आ जाता है अपने। लेकिन उस दिन आए नहीं, आए नहीं तो घर वाले पीछे गए, कहाँ गए, तो पता चला कि साहब गायें तो है ही नहीं जंगल में। कौन गई, तो नए बास वाले मीणा आए, ले गए। अब ले गए तो ले गए, क्या किया जाए। हमारे गांव वाले जो डाकू थे वो उन दिनों और कहीं कुछ लेने गए थे, है ना, वो कोलायत साइड में ऊंट लेने के लिए गए हुए थे, उस साइड के अंदर बीकानेर साइड में गए हुए थे। हमारे गांव वाले डाकू कई दिनों बाद जब ऊंट आंट लेके आए कहीं से, तो हमारे गांव वालों ने कहा कि यार आप तो बाहर गए हुए थे, और अपने यहाँ की जो गायें हैं वो तो नए बास वाले मीणा ले गए, और अपने नहीं ले गए, आसपास के 10 गांव की ले गए, सबकी ले गए। तो हमारे गांव वाले जो डाकू थे वो गए नयाबास, और नयाबास जाके हमारे गांव की गायें वापस लेके आ गए थे। तो हमारे गांव वाले बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि और किसी की उन्होंने नहीं दी, केवल अपने गांव की वापस लाए थे। अपना तो स्टाफ था, स्टाफ नाम की जो कोई चीज होती है, अपने वालों ने जाकर चोर चोर मोजर, एक घर तो डाके नहीं टले। तो भाई यार कम से कम स्टाफ में तो मत करो यार, हम तुम्हारे नहीं करेंगे, तुम्हें हमारे मत करना। तुम बड़ा ही फेमस था, मैं बहुत छोटा था, 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँ, पापा के साथ में कपड़ों की दुकान पे गया हुआ था। तो वो जो व्यापारी थे वो पापा को जानते ही थे, वो बेटे पापा ये कपड़े खरीद रही हूँ, बातें करे उनसे। इतने में कोई ग्राहक आके और बैठे, गांव में या छोटे कस्बे भी होते तो आदत होती है कि जितने लोग बैठे सब एक दूसरे से बात करेंगे, जात पात गांव नाम नंदेरा सासरा सब पूछेंगे। तो वो जो नए आगे बैठे उन्होंने पापा से वापस पूछा, भाई आपका नाम क्या है, क्या करते हो। पापा ने बताया मैं टीचर हूँ यहाँ पे। कहाँ, कौन सा गांव है, पुराना गांव कौन सा है, तो हमारे पुराने गांव का नाम लिया। गांव कहते वो जो ग्राहक बैठे थे वो मुस्कुराए, उनका अच्छा वो, तो पापा वापस मुस्कुराए, पापा ने कहा हाँ वही। अब वो दुकानदार ने कहा क्या बात थी, क्या बात थी, तो पापा और वो दोनों टाल गए। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं यूं यूं कोई बात है। दुकानदार अरे मास्टर जी बताओ बताओ यार क्या बात थी। नहीं नहीं अरे कुछ ही बात नहीं, वो बताएंगे बताएंगे। बाहर निकला, मैंने पापा को वापस पूछा कि क्या बात थी, वो मुस्कुराया, आप मुस्कुराए। पापा ने कहा वो अपने गांव में वो एक है ना फलान जी मुगांव डाकू, कहाँ उनकी बात कर रहे थे वो, लोगों को क्या बताया, अब इनको पता है तो पता है। तो इन्होंने कहा उसी गांव के होगा जिस गांव वाले चोरियां करते थे। तो मैंने वापस कहा कि हाँ वही गांव है जिसके। तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया, 9th-10th में आ गया। पहले मम्मी गांव या ननिहाल आती तो मेरे मामा जी लेने के लिए जाते। पहले गांव में फैशन होता था, फैशन क्या वो रिवाज ही था कि हर छुट्टियों में और जो महिलाएं हैं वो पीहर जाएगी और मामा जी लेने के लिए आएंगे, ये फिक्स ही था, मामा जी ही आएंगे, पीहर वाले आओ। ससुराल वालों की कोई ड्यूटी नहीं है कि लड़की को छोड़ के तुम आओ, तुम्हें चाहिए तुम्हारी बहन तो लेके जाओ वरना बैठिए। तो मामा जी आते, मामा जी लेके जाते। मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मम्मी कहती कि भाई अब तेरे मामा जी फौज में, तो यार फौजी हैं, छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, बस तू भी जानता है, तू ले जाएगा मेरे को, तो हाँ मैं चल लूंगा आपके साथ में। तो मैं एक बार मम्मी के साथ में हूँ, तो हम वहां से बैठे, तो गांव के पास वाले जो कस्बा था वहां के रुके। अब यहाँ से आगे गांव वाली बस पकड़नी है। अभी तक गांव में ये भी रिवाज होता है कि आप कहीं भी जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाते, मिठाइयाँ सब्जी फल फ्रूट कुछ ऐसा आपके पास में होना चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि भाई सब्जी लेके जाते, अभी तक भी सब्जियां लेके जाते हैं। तो ये तो आपने इसका मतलब गांव देखे नहीं ढंग से, मतलब सब्जियां मिठाइयां फल फ्रूट, ये तो बहुत नॉर्मल है कि और नहीं तो आदमी के हाथ में केले ही होंगे। केले ज्यादा था क्योंकि केले सस्ते आते थे, 10 रुपए किलो आते थे। केले तो लाए, तो हम मुझे याद है फूफो सांद कभी भी आते थे
तो मिठाइयाँ ये सब लाते। मम्मी जाती ननियाल जाती तो खूब सारी फल फ्रूट मिठाइयाँ सब्जियां लेने पड़ती। तो मम्मी ने मेरे को कहा कि वो गांव वाली हमारे बस लगी हुई, हम दोनों माँ बेटे उसके अंदर बैठे हुए, नीचे एक सब्जी की रेडी वाला। तो मम्मी ने कहा गाड़ी शुरू होने वाली है, 10-15 मिनट है। हम पहुंचे थे आगे, उसमें सीट साट रोकी थी। तू नीचे जाके इसे थोड़ी सब्जियां लिया, थोड़े फल फ्रूट लेके आता, और मैं यहाँ से देख रही हूँ, गले हुए मत ले लेना। तो मैं ठीक है। तो मैं नीचे जाके मैंने वो सब्जी वाले जो भैया थे, मैंने भैया कहा भैया ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और भैया फटाफट दे दो, क्यों बस वो स्टार्ट हो रखी। और गांव वाली बस 15 मिनट पहले स्टार्ट करके खड़े हो जाते हैं, है ना। अरे अब टापर होते तब डर लगता है चली जाएगी, फिर अपने कैसे चढ़ेंगे इसमें। फिर कंडक्टर भी बदतमीज टाइप के होते, गाड़ियां और निकालते, पहले नहीं दिख रहा था यार, अब आ रहे हो और तुम्हारे घर की थोड़ी है, वैसी बातें और करते हैं। तो अपने टाबर से डर लगता। तो मैंने कहा भाई यार जल्दी जल्दी तोल दो यार, ये फिर बस चली जाएगी। तो उसने मेरे कहा कौन सा गांव जासी, वापस मेरे कहा कहाँ जाएगा तू, ऐसे कौन सी बस भाग रही है तेरी। तो मैंने मेरे गांव का नाम बताया, वहां जाना हमें। तो उसने फिर मुझे, उसने तो मजाक में ही कहा लांगे, उसने कहा थोड़ा पीछे खड़ा हो। वो लगा जेब में डालेगा। मेरा मुंह इतना सा हो गया, अचानक कोई आदमी आपको कहते और बुरा लगता है ना। पर अब मैं टावर वो बड़ा, तो उसको जवाब भी क्या दूं मैं चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। मैं यूं रोनी सी सूरत बना के वापस आया मम्मी के पास, रुपए ऊपर। मैंने क्या बात क्या कर रहा था तेरे को। तो मैं मम्मी के सामने रोना फूटा, उसने मेरे को ऐसे कह दिया कि पीछे खड़ा हो जान। मैं उसके क्या कर रहा था वहां पास में खड़ा खड़ा, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, कि लो इसका कहा था हमारी बस जल्दी जाएगी। तो मम्मी ने वापस सिर पे हाथ फेरा, यूं बुलाया मेरे को। पर बाद ने कहा बेटा पूर्वजों के कांड होते हैं ना, वो कितने पढ़ते हैं, तेरे गांव वालों ने कई कांड किए हैं, कोई बात नहीं, अपने सुन लेना चाहिए, ऐसे ही दुख नहीं करते हर बात पे। तो मैं जब भी ये चौकीदार मीणा वाले सुनता हूँ तो मुझे यूं फील होता है कि नजदीकी रिश्ता है, ऐसा कुछ हमने भी किया ही था। और अच्छे मानते थे, डाकुओं को कभी बुरा माना ही नहीं समाज के अंदर। पहले तो वो गाँव में तो कहानियां वैसी है कि कोई लड़की का पिता अपनी लड़की का रिश्ता करने आता तो पूछता और था भाई कितनी चोरियां की बेटा बरगी। 2-4 डाके मारे हुए होते तो ब्याह करके जाते, वरना ब्याह नहीं करते। डाके मारे हुए इसका मतलब लड़की भूखी तो नहीं मरेगी, डाके मारने नहीं आते भूखे मर जाओगे, यहाँ पे खाने को तुम्हारे दाने नहीं है, अच्छा माना जाता था। समाज आज भी ऐसे लोगों को आदर्श के रूप में और देखता है। इनके गीत गाए जाते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे डाकू हुए थे उनके। और ये डाकू भी थोड़े नैतिक मूल्यों का पालन करने टाइप के और हुए, गरीबों को नहीं लूटते थे, हमेशा अमीरों को लूटा करते। और यदि किसी गरीब को लूट लिया और गरीब पीछे चला गया कि मेरा सामान लिया, तो वापस दे दिया करते कि ले जाओ। तो हमने देवता माना है इनको खूब सारों को। तो आगे हम डोंगजी जवाहर जी कहीं पढ़ेंगे। डोंगजी जवाहर जी देवता डाकू थे, साफ साफ डाकू। और डोंगजी जवाहर जी को लालजी प्रेम जी थे, यहाँ पे बलजी भूरजी थे, उधर ओमपुरी हुए थे, बाबा ओमपुरी, खूब सारे डाकू हुए अलग अलग क्षेत्रों। वो मैंने कभी बताया होगा, हमारे साइड में कोई डाकू हुए पाबूदान सिंह बीकानेर साइड में। कौन थे मैंने कभी उनके बारे में सुना नहीं। पर वो जब भी होली दिवाली पे या शादी ब्याह के अंदर गीत, जो संगीतकार वगैरह होते हैं, वो जो गीत गाते हैं वो पाबूदान सिंह का गीत गाते हैं। तो मुझे पहले लगता था पाबूदान सिंह मतलब पाबूजी महाराज, तो पाबूजी महाराज का गीत गाते होंगे। मैं अब थोड़ा जब समझने लगा तो मैंने उन गीतों पे ध्यान देना शुरू किया, क्या गा रहे हैं। गीत जब सुना तो मुझे लगा पाबूजी वाली कहानी तो नहीं है, ये तो कहानी पूरी विपरीत है, अलग है। तो मैंने पूछा उनसे कि वैसे ये जो गीत गा रहे हो, गीत है क्या वास्तव में तुम्हारा, कौन है ये पाबूदान सिंह। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा तुम पाबूदान सिंह को नहीं जानते। नहीं, तो ये अपने डाकू हुए थे यहाँ के बहुत बड़े। क्या किया था तो उन्होंने बताया था, वहां डाका मारा था, वहां डाका मारा था, वहां उनके गीत गाए जाते हैं। उस क्षेत्र में मुझे याद है जगमाल सिंह नाम के एक डाकू हुए, जिन पर बाद में भारत सरकार पकड़ ही नहीं पाई थी। 1952-50 के बाद में, 50 से 52 के बीच या 52 से 54 के बीच में राजस्थान सरकार ने बाकायदा कार्यक्रम चलाया था डाकू उन्मूलन। पश्चिमी राजस्थान से डाकू खत्म करने के लिए पूरा कार्यक्रम चला है, डाकू उन्मूलन कार्यक्रम। और उसमें जो जो डाकू थे उनको सरकार ने कहा कि तुम सरेंडर करो, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, और तुम्हें बंदूकों के लाइसेंस और दिए जाएंगे, तुम्हारे पास जो भी बंदूक है तुम अपने पास में रख सकते हो। तब जाके खूब सारे डाकुओं ने सरेंडर किया। तो एक जगमाल सिंह नाम के डाकू थे, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। पीछे पुलिस पड़ी, उनके भयंकर वाली पुलिस पड़ी, फाइनली उनकी पूरी गैंग मर गई थी, अकेले वो बचे थे और पाकिस्तान भाग गए थे, पाकिस्तान वाले बॉर्डर में घुस गए। उस साइड में आज भी कहानियां सुनाई जाती है कि जगमाल सिंह पाकिस्तान में कई साल तक जिंदा रहे थे। एक बार कोई एक जाटों का लड़का और गाय वगैरह चराता हुआ उधर चला गया था, पाकिस्तान वाले बॉर्डर में चला गया, और जगमाल सिंह उसको वहां मिला, और जगमाल सिंह उसको वापस बॉर्डर क्रॉस करवाया, और बॉर्डर क्रॉस करा करा के इधर मत आना, इधर पाकिस्तान है पकड़ लेंगे, और उधर इंडिया में जाके बताना कि जगमाल सिंह जिंदा है। खूब सारे मेरे और कईयों की वहां कहानियां सुनी हुई। तो पहले इन चीजों को बुरा मानता ही नहीं था समाज। समाज को लगता है ये सपूत लोग है, ये भले लोग है, जो कम से कम कमा के तो लाते हैं, किसी भी तरीके से कमा के लाओ। गांव को खाना मिलता था इनकी वजह से पूरे को। तो वैसा वैसा मीना आंदोलन। नेक्स्ट लिखो आपने प्रजामंडल आंदोलन। ये जनजातीय आंदोलन खत्म हो गए।
प्रजामंडल आंदोलन। तो मेरे तो नया बास वाले 2-3 फ्रेंड है, तो मैं उनको हंसता ही रहता हूं कि तुम रूम वगैरह आते हो तो थोड़ा ध्यान ही रखा करो रे, क्या बता क्या ले जाओ। प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल मूवमेंट। अंग्रेजों के टाइम में भारत दो हुआ करते, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का कब्जा था, इसको बोलते ब्रिटिश इंडिया, क्या बोलते, एक वह भारत जहां पे राजाओं का कब्जा था, इसको बोलते प्रिंसली स्टेट, क्या बोलते। यहां पे अंग्रेजों का राज है, अंग्रेजों के राज के खिलाफ एक पार्टी बनी हुई है जिस पार्टी का नाम है कांग्रेस। पार्टी का नाम क्या है, कांग्रेस। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाती, लेकिन यहां पर ऐसी कोई भी पार्टी नहीं। यहां पे राजाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, ध्यान देना बात पे। यहां पे किसके खिलाफ आंदोलन है, अंग्रेजों के। यहां पे किसके खिलाफ आंदोलन है, बिजोलिया आंदोलन, बेगू आंदोलन, ये किसके खिलाफ है सारे, राजाओं के। राजा ही तो नहीं मान रहे, टैक्स कौन बढ़ा रहा है, राजा ही तो टैक्स बढ़ा रहे, तो राजाओं के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। लेकिन यहां राजाओं के खिलाफ कोई भी पार्टी नहीं, यहां पर एक पार्टी है, वो पार्टी कौन सी है, कांग्रेस। इसलिए यहां वाले लोग जब भी उनको जरूरत पड़ती तो भाग भाग के कांग्रेस के पास जाते और कांग्रेस को जा कहते कि हमारा साथ दो। तो बिजोलिया वाले अमृतसर अधिवेशन में चले गए, नागपुर अधिवेशन में चले गए कि हमारा साथ दो और हमारे वहां पर आंदोलन करो। और कांग्रेस चिट्टा चिट्टा ना दे रही थी, कांग्रेस साफ साफ मना कर रही थी कि हम राजाओं वाले भारत में किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं चला। गांधी जी कहना था कि यदि हमने आंदोलन को दोनों जगह चला दिया तो कांग्रेस की शक्ति दो भागों में बंट जाएगी, आधी शक्ति अंग्रेजों के खिलाफ, आधी शक्ति राजाओं के खिलाफ। तो ना तो कांग्रेस अंग्रेजों को भारत से निकाल पाएगी, ना राजाओं को खत्म कर पाएगी। इसलिए हम पहले पूरा ध्यान अंग्रेजों के खिलाफ देंगे, अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालेंगे। जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि राजाओं के साथ क्या बातचीत करनी है। पहले हम राजाओं के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि राजा विदेशी नहीं है, हमारे भाई है, मिल बैठ के बातचीत की जाएगी। यदि राजा बातचीत से ना माने तो हम राजाओं के खिलाफ आंदोलन कर देंगे, लेकिन तब तक राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं किया जाएगा जब तक हमारे देश में कौन है। इसलिए राजाओं के भारत में जो जनता रह रही थी उनके एक बात समझ में आ गई कि कांग्रेस के भरोसे तो अपनी पार। अच्छा, उधर तो पूरा एक देश है, एक देश और उस देश की एक पार्टी कौन सी है, कांग्रेस। इधर ये जो राजाओं वाला भारत था, इसमें एक देश तो था नहीं, इसमें देश थे 550। देश कितने थे, टोंक एक अलग देश है, जैसलमेर अलग देश है, डूंगरपुर अलग देश है, मेवाड़ अलग देश है, बांसवाड़ा अलग देश है, मैसूर, त्रावणकोर, पटियाला, हैदराबाद, भोपाल, सब अलग अलग देश हुआ करते। ऐसे देश कितने हैं, अब ये 550 देशों में मान लो दो दो नेता भी है, तो नेता कितने हो गए, 1100। अब ये 1100 नेता कांग्रेस के अधिवेशनों में जाते हैं। कांग्रेस हर साल अपना एक अधिवेशन करती दिसंबर में, कब करती, दिसंबर में अधिवेशन होता। ये 1100 आदमी वहां पर कांग्रेस वाले अधिवेशन में जाते। तो इन 1100 लोगों ने एक बार दिमाग लगाया, 1100 मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, दो दो एक एक मानो 550 मान लो, तीन तीन मानो तो आप 1650 मान लो। इन लोगों ने एक बार दिमाग लगाया कि यार अपने 1000 आदमी इकट्ठे होकर कांग्रेस के पास आके हाथाजोड़ी करते हैं कि कांग्रेस वालों हमारी मदद करो, कांग्रेस वालों हमारी मदद करो। इससे अच्छा है 1000 लोग पार्टी बना ले, नई पार्टी बना ले, अपने आंदोलन अपने करें, अपना काम अपने हाथ, कांग्रेस के पास आने की आवश्यकता है क्या। इनका ये प्लान ठीक है, अपने सारे के सारे लोग मिलके, जैसे कांग्रेस एक पार्टी है अंग्रेजों वाले भारत की, वैसे अपने एक पार्टी बनाते हैं राजाओं वाले भारत की। किसकी पार्टी बनाते हैं, क्या नाम रखें उसका, तो कहा उसका नाम अपने रखें। 1927 में बनाई ये पार्टी, कब बनाई, क्या नाम रखें, तो इनका अखिल भारतीय, पूरे भारत की एक ही बनेगी, तो अखिल भारतीय। अखिल भारत में भी किसकी, अंग्रेजों वाले भारत की या राजाओं वाले भारत की, राजाओं वाले भारत की। तो अखिल भारतीय देसी राज्य, जनता की पार्टी है, राजाओं की पार्टी है, जनता की। तो पार्टी का नाम रखा लोक परिषद। क्या नाम रखा, वापस देखो, पूरे भारत की इसलिए, राजाओं वाले भारत की इसलिए, जनता की पार्टी इसलिए। नाम बोलो, पूरा बोलो, अखिल भारतीय देसी राज्य, दो दो टुकड़ों में बोलो। देखिए, अखिल भारतीय, और समझ रहे हो, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत की, देसी राज्य मतलब राजाओं वाले भारत, लोक परिषद मतलब जनता की पार्टी। कब बनाएगी, बॉम्बे में। कहां बनाएगी, बॉम्बे के अंदर ये पार्टी बनाई थी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए इस पूरी पार्टी के, उनका नाम था दीवान रामचंद्र राव। क्या नाम था, कौन है दीवान रामचंद्र राव, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष अपने एक नेता बनाए गए, विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए,
विजय सिंह पथिक। भाई पथिक जी बड़े नेता तो थे ही, फेमस तो थे ही इधर उधर। तो विजय सिंह पथिक को कहा भाई आप इसके पूरे की क्या बन जाओ उपाध्यक्ष। क्या नाम पार्टी का दोबारा बताओ देखिए। कब बनी, कहां बनी, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, उतार लोगे, उतारो देखिए, स्टार लगा के उतारना। यह सवाल खूब बार पूछा हुआ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनाई गई थी? ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। क्या नाम बताओ देखिए, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। पूरा नाम बोलो देखिए दोबारा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। प्रेसिडेंट दीवान रामचंद्र राव, वाइस प्रेसिडेंट विजय सिंह पथिक। पूरे भारत की एक पार्टी, मतलब पटियाला में आंदोलन चलाना है तो भी ये चलाओ, और आपके त्रावणकोर में आंदोलन चलाना है तो भी ये चलाओ, और अपने टोंक में आंदोलन चलाना है तो भी ये चलाओ। पूरे भारत की एक ही पार्टी। आपका पूरे भारत की एक पार्टी, आप अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपो। तो कहा हाँ यार ये ठीक है। तो अगर राजस्थान की जिम्मेदारी किसको सौंपे, तो अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की। मध्य प्रदेश को तब बोलते थे मध्य भारत, क्या बोला करते थे, सेंट्रल इंडिया बोलते, मध्य भारत बोलते। का इन दोनों की जिम्मेदारी विजय सिंह पथिक के एक दोस्त को सौंप दी गई, उनका नाम था रामनारायण चौधरी। क्या नाम था? तो अगर रामनारायण चौधरी जो है वो राजपूताना और मध्य भारत के सचिव है, क्या बना दिए गए कि पूरी जो पार्टी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, उसके राजपूताना और मध्य भारत के सचिव कौन होंगे? तुम्हारे जिम्मे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने राजस्थान मध्य प्रदेश में क्या करना, लिख लो। रामनारायण चौधरी को राजपूताना तथा मध्य भारत का सचिव बनाया गया। रामनारायण चौधरी वॉज मेड सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया, वॉज मेड सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया। रामनारायण चौधरी को राजपूताना तथा मध्य भारत का सचिव बनाया गया। राजपूताना तथा मध्य भारत का क्या बनाया गया, किस किस को? रामनारायण चौधरी, कहां कहां का, सॉरी, राजपूताना और। तब रामनारायण चौधरी ने कहा कि भाई अब अपने को राजस्थान की जिम्मेदारी मिल गई, राजपूताना की जिम्मेदारी मिल गई। पूरे भारत की पार्टी का नाम क्या है? अखिल भारतीय देशी राज्य। अब ये राजस्थान वालों को इन्होंने कहा भाई राजस्थान वालों अपने भी तो पार्टी बनाए, ये तो पूरे भारत की, जैसे बीजेपी है तो बीजेपी पूरे भारत की पार्टी है। पूरे भारत की पार्टी का अध्यक्ष कौन है कि जेपी नड्डा। फिर राजस्थान में भी तो बीजेपी है, अध्यक्ष कौन है कि सतीश पूनिया। ऐसे होता है ना भाई, पूरे भारत की फिर उसकी राजस्थान की विंग होती है। तो कहा इस अखिल भारतीय देशी राज्य जो देशी राज्य लोक परिषद है, इसकी राजपूताना विंग बनाते हैं। कहा ठीक है, क्या नाम रखें? का नाम तो सेम ही रख लेते हैं, अखिल भारतीय हटा के राजपूताना कर दो, तो हो जाएगी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। ये बनी 1928। कब बनी? लिखो 1928 और बराबर लिखो, तीर लगा के लिखो, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनी? 27। उसकी राजस्थान वाली विंग कब बनाएगी? 1928। अब इन्होंने कहा कि अपने बुलाते हैं अधिवेशन, मीटिंग करते हैं भाई, राजस्थान वाले बैठ के मीटिंग करते हैं, आगे क्या करना है, आंदोलन कैसे चलाने। कहा ठीक है, तो बताओ मीटिंग कहां करें राजस्थान में? जयपुर में कर लेंगे। तो जयपुर वालों ने करना है यार, जयपुर में तो पार नहीं पड़ेगी। क्यों? तो अपने तो मीटिंग करेंगे, जनता की मीटिंग करेंगे, तो राजा के खिलाफ बोलेंगे, पक्ष में बोलेंगे? राजा खिलाफ आंदोलन है तो विपक्ष में बोलेंगे उसके। और जयपुर में बैठ के जयपुर के राजा के खिलाफ बोलो, राजा ऊपर से चामड़ी नहीं सूंट ले आपकी। तो उदयपुर कर लेते मीटिंग, झील वील देख लेंगे। उदयपुर वालों का भाई साहब, उदयपुर में हमसे पंछीड़ा आज सुनाया जाए, निकल सुनाए, और कहीं आपको तो सुनू देंगे आपको। टोंक में करें, डूंगरपुर में, भरतपुर में, धौलपुर में, जैसलमेर में, पर राजा के राज में राजा के खिलाफ कहीं पर भी मीटिंग नहीं की जा सकती। तो मीटिंग कहां बुलाएं? तो अपने राजस्थान में एक जगह ऐसी थी जहां पे राजाओं का राज नहीं था, अजमेर।
कौन सी जगह थी? अजमेर पे डायरेक्टली कब्जा था अंग्रेजों का। किसे कब्जा था? और अंग्रेज बापड़े भले सीधे अच्छे लोग थे, उनके राज्य में किसी भी प्रकार का आंदोलन, किसी भी प्रकार की सभा की जा सकती थी। इसलिए इन लोगों ने भी अपना पहला अधिवेशन कहां बुलाया? 1931 में। कब बुलाया? कहां बुलाया? और रामनारायण चौधरी ने कहा भाई राजस्थान की जिम्मेदारी मेरी है, तो अधिवेशन का अध्यक्ष भी मैं बनूंगा। तो उस राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन 1931 में अजमेर में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की? के नीचे लिखो प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन, प्रथम अधिवेशन बराबर लिखो अजमेर, कोष्टक में लिखो 1931। अध्यक्ष रामनारायण चौधरी, अधिवेशन के अध्यक्ष था ना रामनारायण चौधरी। अब वहां पे सारे बैठे, राजस्थान वाले सारे नेता बैठे। अपने राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? मान लो सबसे दो दो नेता भी गए होंगे तो 40 आदमी तो हो गए, 38-40 आदमी तो सीधे सीधे हो गए। तो 40 आदमी वहां पर बैठे और 40 आदमियों ने बैठ के अब क्या करना है आगे अपने को? तो कहा हर राज्य में अपने तो आंदोलन चलाएंगे। अब राज्य में जाके पार्टियां बनाओ, पूरे भारत की बन गई अखिल भारतीय, राजस्थान वाली बन गई राजपूताना। अब हर राज्य में पार्टी बनाओ, टोंक वाले टोंक की बनाओ, डूंगरपुर वाले डूंगरपुर की बनाओ, बांसवाड़ा वाले बांसवाड़ा की बनाओ। वो जो पार्टियां बनाएंगे वो जनता की पार्टियां होगी, इसलिए उनके नाम रखे गए प्रजामंडल। उन पार्टियों के नाम क्या थे? इसका मतलब हर राज्य में जो पार्टी होगी वो तो कौन सी होगी? प्रजामंडल। पूरे राजस्थान की जो पार्टी है इनके ऊपर वो कौन सी होगी? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। पूरे भारत में जो पार्टी हो कौन सी होगी? अखिल भारतीय। अपने यहाँ पे प्रजामंडल बनने शुरू हुए थे 1931 में। कब बनने शुरू हुए भाई? पहले मीटिंग ही कब हुई इनकी? 1931। कहां पे हुई? अजमेर। अध्यक्ष कौन थे? अब बस सीधा सीधा मामला है, कांग्रेस अपना ब्रिटिश इंडिया में आंदोलन चला रही है और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद वाले अपने प्रजामंडल बना बना के राजाओं के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। इनका कहना था कि अब हमारा कांग्रेस से कोई भी लेना देना, अभी कांग्रेस के अधिवेशनों में जाने बंद। ये क्यों जाएंगे? अब कांग्रेस के अधिवेशन आते आते, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1938 में। कब होता है? गुजरात में एक जगह पड़ती है हरिपुरा। गुजरात में जगह कौन सी है? हरिपुरा में 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष। और सुभाष चंद्र बोस ने पूछा कि भाई आजकल मीटिंग करते हैं, जनता कम कैसे है? क्या हुआ, लोग कम कैसे आते हैं? तो किसी ने बताया उनको कि सर वो पहले देसी राज्यों वाले आते थे, रियासतों वाले आते थे, आजकल आने बंद हो गए। क्यों? सर कांग्रेस सपोर्ट ही नहीं करती थी। आए बेचारे कई बार, हमारे राजा के खिलाफ आंदोलन करो, राजा के खिलाफ आंदोलन करो, तो कांग्रेस ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो उन्होंने अपने खुद की पार्टी बना ली प्रजामंडल और खुद के आंदोलन छेड़ दिए प्रजामंडल। सुभाष ने कहा ये बात तो गलत है, मैं घोषणा करता हूं, मैं अध्यक्ष हूं कांग्रेस का, कि आज के बाद हम प्रजामंडल वालों को क्या करेंगे? सपोर्ट। कोई पूछेगा आपसे कि प्रजामंडल आंदोलन को सपोर्ट कांग्रेस ने कब दे दिया था? कौन से अधिवेशन में? उसके अध्यक्ष कौन थे? पहले बड़ी बात स्टार लगा के लिखो। 1938 ईस्वी में, इन 1930, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन पूरा लिखो। 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस ने किसको समर्थन दिया? प्रजामंडल आंदोलन को। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस दिस टाइम। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। हर बार 1 साल के लिए अध्यक्ष बनाते हर अधिवेशन में ना। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो प्रजामंडल बनने शुरू कब हुए? 1931। कब हुए?
तो मैं एक बार है ना सारे प्रजामंडलों की सन लिख रहा हूँ, कौन कौन सा प्रजामंडल कब बना था। आप उतार लो, अपने 5 मिनट याद करेंगे, फिर आगे अलग अलग पढ़ेंगे। मैं उतारूं वैसा वैसा लिख लो एक बार तो। उतार ली। बोलो, देखिए एक बार सिंपल बोलो, 31 में कौन कौन से प्रजामंडल बने? जयपुर और बूंदी। 34 में मारवाड़ और हाड़ौती। 36 में बीकानेर और धौलपुर। 38 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। 39 में कोटा, किशनगढ़, सिरोही। 42 में कुशलगढ़। 43 में बांसवाड़ा। 44 में डूंगरपुर। 45 में जैसलमेर, प्रतापगढ़। और 46 में, याद करो, 2-3 मिनट तक याद करो, खुद ही याद करो, फिर मैं पूछता हूं आपसे। सन याद कितने होते हैं? सन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं याद होंगे मैं करवा दूंगा, अभी बहुत सिंपल याद होंगे। अभी सारे के सारे याद कर लोगे आप।
सुन लो, मैं याद करवाता हूं। देखो, प्रजामंडल बनने कब शुरू हुए? 31। अजमेर वाली मीटिंग, अजमेर वाली मीटिंग 1931 में हुई, तो प्रजामंडल भी कब बनेंगे? 31। 31 में सबसे पहले बने अपने जयपुर और बुंद। जयपुर वाला पहला प्रजामंडल था, मुझे लगता है अजमेर के पास में ही थे, तो फटाफट अजमेर में बात सुनी कि प्रजामंडल बनाना है। जयपुर में आगे खोला कमरा, आगे लिखा प्रजामंडल, ऑफिस फटाफट ही खोल लिया था। एक और साथ में किसने खोल लिया? आपके बुंद। तो एक तो खुल गया जयपुर और एक खुल गया बुंद। जयपुर खोला तो जोधपुर वालों को लगा हमें बनाना चाहिए, और बूंदी में बना तो कोटा वालों को लगा हमें बनाना चाहिए। तो 34 में दो बने, जोधपुर और कोटा। कौन कौन से बने? जोधपुर को बोलते हैं मारवाड़, कोटा वाले को क्या बोल दिया? हाड़ौत। तो 34 में दो कौन कौन से? मारवाड़ और, वैसे याद रहेगा, जयपुर से जोधपुर और बूंदी से कोटा। 31 में कौन कौन से? जयपुर और बूंदी। 34 में मारवाड़ और हाड़ौत। इनमें हाड़ौती वाला बनते ही बंद हो गया था, बना था बनते ही बंद हो गया। 5 साल बाद दोबारा बना। देखो 5 साल बाद दोबारा बनाया गया, देख लो। 39 में किस नाम से? कोटा। तो कोटा वालों ने हाड़ौती नाम से 34 में बनाया, लेकिन कामकाज ढंग से हुआ नहीं, तो बाद में 39 में दोबारा बनाया। दोबारा किस नाम से बनाया? कोटा। तो 34 में दो बने, कौन कौन से? मारवाड़ और हाड़ौती। पर अपने को याद एक ही रखना है, मारवाड़। एक याद नहीं करना आपने, कौन सा? हाड़ौती। क्योंकि हाड़ौती वाला दोबारा बनेगा किस नाम से? कोटा नाम से। कब बनेगा? 5 साल बाद, 1939। 31 में कौन कौन से? जयपुर बूंदी। 34 में मारवाड़ और हाड़ौती। याद कौन सा नहीं रखना? क्योंकि दोबारा किस नाम से बनेगा? कब बनेगा? 39। याद रखना कौन सा? अपने देख, मारवाड़। 36 में दो प्रजामंडल बने, बीकानेर और धौलपुर। कौन कौन से? बी और डी। बीड़ी नहीं, बीड़ी बीड़ी लगा रखा है। बीकानेर और धौलपुर। तो 36 में दो कौन कौन से बने? बीकानेर और धौलपुर। 31 में, 34 में कौन सा? याद नहीं रखना। दोबारा किस नाम से बनेगा? कब बनेगा? याद रखना कौन सा है? 36 में बीडी कौन से? बीकानेर और धौलपुर। कांग्रेस ने सपोर्ट कब किया था? 1938। तो 38 में सब ज्यादा बने, देख लो आप। 38 में 5 बने, 38 में कितने बने? बड़ी पार्टी का समर्थन मिला तो जोश आया होगा लोगों, अरे अब तो कांग्रेस भी साथ है, कांग्रेस भी साथ है। तो दो तो यही बन गया आपके, मेवाड़ और शाहपुरा। हमने रियासतें पढ़ा था, मेवाड़ से टूट के क्या बनी थी आपकी? शाहपुरा। तो दो तो ये दोनों हो गए, मेवाड़ शाहपुरा। 3 ये एक साथ वाली रियासतें, अलवर भरतपुर करौली। कौन सी आपके? अलवर भरतपुर। तो 5 कौन कौन सी बताओ? देखिए, मेवाड़ शाहपुर। दोबारा बताओ देखिए नाम। कितने बनी टोटल? 5। क्या नाम है? मेवाड़ शाहपुर। 31 में, 34 में कौन सा? याद नहीं रखना। किस नाम से बनेगा? कितने साल बाद? याद कौन सा रखना है? 36 में कौन से? बीकानेर और बी और डी। कौन कौन से? बीकानेर और धौलपुर। 38 में कितने? 5। कौन कौन से? एक बार और बोलो, 38 वाले याद रहेगा। 39 वाला एक तो अब याद है आपको, कोटा तो बन गया। 2 याद करने, किशनगढ़ सिरोही। कौन कौन से? बोलो, तीनों बोलो देखिए एक साथ। कोटा, किशनगढ़, सिरोही। क्या नाम है? 39 में कौन कौन से? कोटा, किशनगढ़, सिरोही। कोटा वाला पहले किस नाम से था? कब बना था? 31 में कौन कौन से बने? 34 में कौन सा? याद नहीं करना। क्यों याद कर रहे हो? याद रखना कौन सा है? मारवाड़। हाड़ौती वाला दोबारा किस नाम से बनेगा? कब बनेगा? 36 में, 38 में 5। मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर। बाबू चलो देखिए, 5 मेवाड़, शाहपुरा। 39 वाले कोटा, किशनगढ़, सिरोही। बाबू चलो, कोटा, किशन। 42 में एक ठिकाने में बना था कुशलगढ़। किसमें बना था? कुशलगढ़ रियासत नहीं थी, कुशलगढ़ एक ठिकाना था। कुशलगढ़ क्या था? अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत से एक ठिकाना अलग कर दिया था, कुशलगढ़। कौन सा ठिकाना अलग कर दिया था? कई बार क्या था ठिकाना, समझते हो? एक रियासत में खूब सारे ठिकाने होते, सामंत होते। कई बार किसी ठिकाने वाले की राजा से बनती नहीं और अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी बनती, तो अंग्रेज कहते तू तो राजा को टैक्स मत दे। तो अंग्रेजों ने कुशलगढ़ के ठाकुर को कहा कि तू बांसवाड़ा के राजा को टैक्स मत दे। तो बांसवाड़ा से अलग होकर एक ठिकाना बन गया था। वो ठिकाना कौन सा था? और उस कुशलगढ़ ठिकाने में अपना प्रजामंडल बन गया 1942। कब बन गया? तो रियासत वालों को गुस्सा है, अरे यार काल मरी आज भूतनी होगी, ये कुशलगढ़ वाले कल बने थे अपने से अलग होकर, इन्होंने क्या बना लिया? प्रजामंडल। हम इतने गए गुजरे थोड़ी, हम नहीं बना पाए। तो 43 में किसने बना लिया? क्योंकि कुशलगढ़ कौन सी रियासत से अलग हुआ था? बांसवाड़ा। तो 42 में कुशलगढ़, 43 में। तो फिर पड़ोसियों को लगा कि अच्छा
तुम बना सकते हो तो हम नहीं बना सकते। तो 44 में डूंगर, बांसवाड़ा के पास में कौन सा है? डूंगरपुर। 45 में बाद में दो अलग अलग छोर पे, एक तो अपने हे इधर पड़ा है जैसलमेर, एक एकदम हे नीचे, कौन सा पड़ा आपके? प्रताप। तो 45 में एक तो इधर वाली रियासत जैसलमेर, एक नीचे वाली रियासत। सबसे लास्ट मैडम के जिले में बना। मैडम कहाँ की है? झालावाड़। तो 46 में कहां पे बन गया? 31 में जयपुर बूंदी, 34 में मारवाड़ और आड़ोती। कौन सा याद नहीं रखना? याद कौन सा रखना? आड़ोती दोबारा किस नाम से बनेगा? कितने साल बाद? 36 में बीडी बीकानेर और धौलपुर। 38 में 5 अलवर भरतपुर करौली। 39 में 3 कोटा किशनगढ़ से। 42 में एक ठिकाने में। 43 में उसकी रियासत में। 44 में पास वाली रियासत में और 46 में झालावाड़ में। याद हो जाएगा। एक दूसरे को सुनाओ, जिसको याद नहीं हो मेरे को शिकायत लगाओगे, सर इसको याद नहीं, सुनाओ। और सच्ची सच्ची शिकायत लगाओगे, दोस्तों का पक्ष नहीं लोगे। हो गया? सबको याद है? पूरी क्लास को? मैं ये तो बाद में ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे टाइप वाली बात कि तू मेरा मत बताना। ऐसे कैसे हो सकता कि सबको याद हो जाए यार? हाँ, मैं अभी खड़ा करके पूछूं तो किसी को रैंडम खड़ा कर दूं? लो तो तुम बताओ। हाँ हाँ हाँ, बाकी सुनो भाई, सारे लोग सुनो, जोर से बोलो। मर्दों वाली क्रीम नहीं लगाते? फेयर एंड हैंडसम लगाया करो तो। 31 में जयपुर बूंदी। हाँ। 34 में मारवाड़ हाड़ोती। हाड़ोती याद नहीं रखना, गलती से हो गया तेरे से। 5 साल बाद दोबारा बनेगा कोटा नाम से, ठीक है। 36 बता पहले। 36 में बीकानेर धौलपुर। 38 में मेवाड़ शाहपुर अलवर भरतपुर करौली। 39 में कोटा किशनगढ़ सिरोही। 42 में कुशलगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर। 46 में, चलो याद रह जाएगा। हाँ शाबाश, वेरी गुड। हाँ, और किसको याद है भाई? हाँ, इसको दो। आज तुम सारे फूलों की शर्टें ठीक पहन के आए हो। हाँ हाँ, ये मोहताज नहीं है माइका। हाँ, अब शांति सब। हाँ हाड़ोती और मारवाड़। हाँ। और 36 में 2 बीच 36 धौलपुर बीकानेर। हाँ, और 1938 में मेवाड़ शाहपुरा। ऐसे मत कर, ये सब भूल जाएगा थोड़े दिनों में। हाँ। और 1939 में कोटा किशनगढ़ सिरोही। हाँ। और शाबाश, वेरी गुड। हाँ, और कोई? हाँ, उधर पीछे दे दे। फिर तो यार याद कर ली, इंटेलिजेंट और यार। मैं तो यूं समझता था आप वाला बेच भोंगली है, गीत गीत ही आते हैं गाली आपको।
1931 जयपुर बूंदी, 1934 मारवाड़, हड़ूती याद नहीं करना है। और 1937 के अंदर बीकानेर और धौलपुर, 38 के अंदर मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली, 39 के अंदर कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, 42 42 के अंदर कुशलगढ़, के अंदर बांसवाड़ा, 44 के अंदर डूंगरपुर और 45 के अंदर जैसलमेर और प्रतापगढ़, झालावाड़। शाबाश, गुड। हाँ, और कोई भाई? हाँ हाँ, लो महिला सशक्तिकरण। मैडम बताओ। 31 में जयपुर बूंदी, 34 में मारवाड़ हड़ौती। रुक जाओ और एक बार सुनने दो। 36 में बीकानेर धौलपुर, 38 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली, कोटा किशनगढ़ सिरोही, 42 में कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, झालावाड़। सबको याद है? तो एक साथ बोल दो सारे। 31 में, 34 में, 36 में, 38 में और 39 में, 42 में, 43 में, 44 में, 45 में और 46 में। बाहर आ जाएगी कंठ कभी। आगे लेके जयपुर प्रजामंडल लेके पढ़ते हैं। आज घर पे जाके एक बार बोल के और देख लेना इनको, सुना ना किसी को, फिर याद हो जाएंगे हमेशा। और यकीन मानिए, आप जब 120 साल के बूढ़े होके मरोगे ना, इतने तो जी जाओगे। नहीं जियोगे 120 साल? अरे जियोगे जियोगे, भगवान सतायु करेगा तुम सबको एकदम। हाँ, तो 120 साल के होगे, मरोगे, मरने वाले हो एकदम। आगे पोते पड़पोते सब खड़े हैं, पड़पोतों की बीननियां खड़ी है पास में। वो करिए, आप सांस चली जाओ, हम आपके पीछे 11 कर लेंगी, है ना? ऐसी बातें चल रही है। उस टाइम भी कोई आपको ये कह देगा ना, आपको जैसलमेर रो रहे, उस टाइम भी आपको कह देगा ना कि क्या याद नहीं करना आपको, क्या होते हैं। क्या याद नहीं करना है? हाँ, याद रखिए बोले, जब भी आप आओगे कि झालावाड़ आओगे तो जिला किसका है? मैडम का जिला। कई चीजें दिमाग में इतनी स्मृतियां बैठ दी, इसकी हद नहीं। किसी बैच में मैं पढ़ा के आया, तो सबसे लास्ट बस ये लिखवाया, उसके बाद टाइम हो गया, तो मैं कल पूछूंगा, ये याद करवाया, मैं कल पूछूंगा भाई तुम्हें, यूं करके निकल गया। मेरे बाद में लक्ष्य था मैम की क्लास, तो मैम जैसे क्लास में गए बच्चों के, मैम हमें पता चल गया आप झालावाड़ के हो। तो मैम ने कहा नहीं नहीं, मैं तो जयपुर की हूं, मैं झालावाड़ क्यों? कि नहीं नहीं, अभी वो राजवीर सर हमें बता गए थे कि मैडम झालावाड़ की है। मैंने लगा पता नहीं कि वे गलती से बोल गए होंगे। तो मैम ऑफिस में आए, तो मैम ने कहा आपको नहीं पता कि मैं जयपुर की हूँ? क्यों नहीं पता, मैं जानता हूँ आप जयपुर की हो, तो आप बेस में क्यों बता गए बच्चों को कि मैं झालावाड़ की हूँ? पहली बात, तुम आपका जिक्र ही क्यों करूंगा? और फिर जब आपका नाम क्यों आएगा? और फिर दूसरी बात, मैं क्यों बताऊंगा आप झालावाड़ के हो? मैं जानता हूं कि आप कहां के हो। तो मैम ने कहा तो बच्चों ने मुझे कैसे कहा कि सर कह के कहते कि मैं झालावाड़ की हूं? भगवान जाने कैसे, क्या कहा बच्चों ने? बच्चों ने कहा कि 46 में झालावाड़ और मैडम झालावाड़ की। अरे मैं को मैडम वसुंधरा राज्य है। मैडम का मतलब दुनिया में बच्चों के लिए ज्योग्राफी वाली मैडम ही है कि आप पढ़ाते हो उनको। यहाँ मैडम का मतलब कौन है? वसुंधरा। तो आप भी ध्यान रखना, मैडम का मतलब क्या है? वसुंधरा राज्य। तो 46 में सबसे लास्ट मैडम वाले जिले में बना, मतलब कौन से जिले में? झालावाड़। याद रह जाएगा। तो आज घर पे जाके आप तो एक काम कर लेना, अपने आस पड़ोस, अरे बात मत करो रे पीछे, अपने आस पड़ोस में जो कोई भैया हो उनको जाके सुना देना एक बार, जोर जोर से बोल के। 31 जयपुर बूंदी, 34 मारवाड़ा और 36 सुना दोगे? एक बार जोर जोर से बोल के सुना दोगे, उसके बाद याद हो जाएगी। और कोशिश ये करना कि ऐसे किसी बंदे को सुनाओ जो स्प्रिंग बोर्ड में ना पढ़ाओ, जो स्प्रिंग बोर्ड में ना, और उसको जाके पहले थोड़ा माहौल बनाना आप, और थोड़ा आप कहना कि यार हिस्ट्री में इतने सन होते हैं, कोई याद होते हैं क्या? और उसमें प्रजामंडल वाले इतने ज्यादा सन है, कैसे याद होंगे? वो अगला और कहेगा हाँ हाँ, सन का तो क्वेश्चन भी नहीं आता आजकल, और याद भी नहीं करने होते। पर आप कहना कि हमारे यार वो एक मास्टर आता है, रट्टे मार के आ जाता है, और रट्टे मार के हमें लिखवा देता है, आता तो कुछ है नहीं, रटाफिकेशन कर देता है वहां पे।
वो अगला भी कह देगा कि हाँ हाँ, आजकल हिस्ट्री वालों इनको कुछ नहीं आता है, कोचिंग वालों को ये रट्टे मार के लिखवा देते हैं। और क्या आज उस मास्टर ने हमें प्रजामंडल वाले सन लिखवा दिए सारे। अब ये जीव को तो हमारे द्वारा ही है, याद करे, कैसे याद करे? तो वापस कहेगा याद नहीं करना, एक आधा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देंगे। तो आप कहना वैसे मैंने ट्राई करके देखिए तो सुन एक बार याद हुए कि नहीं। शुरुआत में अपने थोड़े से जोखिम से यात्रा होनी चाहिए, एकदम धीरे धीरे एकदम, है ना। 31 में जयपुर बूंदी, 34 में मारवाड़ औड़त, 36 में बीकानेर दौलत, 38 में मेवाड़ शाहपुरा अलवर भरतपुर करौली, 39 में कोटा किशनगढ़ से, बस इतना। फिर आप आगे याद आएंगे आपके 42 में कुशलगढ़, 43 में उसकी रियासत, 44 में मैडम वाले जो बाद में आप नहीं बोलोगे, शुरुआत में धीमे 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 बोलना। जैसे 42 क्रॉस कर लो, बाद में बटन खोल लेना अपने आप यकीन मानिए, यदि आप उस बंदे को सुना दोगे, उसकी रात की नींद हराम है, वो नहीं सो पाएगा, उसको लगेगा आपको 20 सन याद है। और इसमें ज्यादा मजे आते हैं कि अपने तो पढ़ाई अच्छी हो और पड़ोसियों की पढ़ाई अच्छी ना हो, उस दिन और मजा आता है। इसकी तो हराम हुई कम से कम आज की पढ़ाई। तो आज कर लोगे 2-4 की हराम तो पक्की करनी है अपने। लिखो जयपुर प्रजामंडल लिखो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हिस्ट्री में सबसे इजीली याद ही सन होते हैं। हिस्ट्री में सबसे इजी याद होने की कोई चीज है तो सन है। बस सन को हम कभी याद करने का या तो फॉर्मूला ही सही नहीं करते या उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते। मैथ्स मैजिक है, मैथ्स सबसे इस मामले में इजी। मैंने आपको बहुत शुरुआत की जो क्लासों में बताया था कि इसमें जीव घालना पड़ता है। आप जब तक इसमें जीव ही नहीं लगाओगे तब तक ये सब्जेक्ट कैसे आ सकता है। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि आपके अजमेर की स्थापना कब हुई? 1100। सिरोही की स्थापना कब हुई? 1425। उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559। जोधपुर की कब हुई? 1459। बीकानेर की कब हुई? 1488। उसके बाद अपने जयपुर की कब हुई? 1727। और सवाई माधोपुर की कब हुई? 1763। 1763। अब सुनिए आप, आपको सबसे कम याद सवाई माधोपुर वाली 1763 है ना। बाकी वाली पीछे वाली आपको सारे बोल रहे 1763 तक आते आते आप कम बोले। कारण क्या है कि 1763 के बाद में मैंने इनका रिवीजन ही नहीं करवाया। जबकि वहां मैं अजमेर लिखवा गया, फिर मैं सिरोही लिखवाया, तो मैंने कहा कि सिरोही कब है? 1425। मैंने वापस पूछा अजमेर नया नया पढ़ा हुआ था, आपने कहा सर 1113। मैं जब उदयपुर पहुंचा तो मैंने कहा उदयपुर 1559। पहले दो बताओ भाई, सिरोही बताओ, आपने कहा सर 1425। अजमेर बताओ, आपने कहा 1113। मैं जोधपुर आया, मैंने कहा इनमें 100 साल का डिफरेंस है, 1459 है। अब पीछे वाली बताओ, आपने कहा सर उदयपुर 1559, वो आपके 1425, वो आपकी 1113। मैंने बीकानेर लिखा 1488। मैंने वापस पीछे वाले पूछा, आपने कहा सर 1459, 1559, 1425 और 1113। मैं जयपुर आया 1727। फिर मैंने पीछे वाले पूछे, आपने वापस बताया 1488, 1459, 1559, 1113, 1425। फिर मैं आया सवाई माधोपुर। उस दिन मैंने आपसे पूछे कि पीछे वाले बताओ, फिर सवाई माधोपुर का रिवीजन हुआ ही नहीं। उसके बाद खत्म हो गया, आगे कोई सन आए नहीं, इसलिए सवाई माधोपुर कम याद है, पीछे वाले अपने को सारे याद पड़े। और यकीन मानिए आपको हमेशा याद रहेंगे, आप जिंदगी में ये सन कभी नहीं भूलोगे। बाकी सारी चीजें भूली जा सकती है। मैं कहता हूं राजाओं के नाम भूल जाओगे, किताबों के नाम भूल जाओगे, युद्ध भूल जाओगे, कौन जीता कौन हारा भूल जाओगे। ये सन स्थापना दिवस हमेशा याद रहेंगे कि कौन सा कब बनाया हुआ है। सन एक तो सन एक फारसी नाम, एक बार दिमाग में चढ़ने के बाद आदमी कभी नहीं भूलता। ये अपने दोनों में गलत फहमियां है। एक तो सन देखते अपने को डर लगता है, अपने लगता है इतने कैसे याद होंगे। जब ये 6 सन है, 6 स्थापना दिवस है, 6 के 6 आपको याद, क्योंकि इनका बार बार रिवीजन किया इसलिए याद हो गए। वरना और खूब सारे सन लिखवाए वो अपने को याद नहीं। आपके सामने 20 सन लिखे मैंने, ये 20 है, एक नहीं है। 20 प्रजामंडल बने थे तो 20 प्रजामंडल के सन है, आपको सबके याद रहेंगे। कौन सा प्रजामंडल कब बना हमेशा याद रहेंगे, ये कभी नहीं भूलोगे। मैं कहता हूं कभी आ गया ना, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, पहले आप पेन छोड़ के ऐसे करोगे बाद में कहोगे 45, एक इधर एक इधर 45 है। तो आप यकीन मानिए ये चीजें याद रहेगी। तो थोड़ा सा यूं जीव लगाया कि ये चीजें याद हो जाएगी। लिखो जयपुर प्रजामंडल, लिखो संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर चंद पाटनी। संस्थापक कौन है? कर्पूर चंद पाटनी। तो पाटनी जी अजमेर वाली मीटिंग में भाग लिया 31 में, फटाफट आए जयपुर, कमरा लिया किराए पे, आगे लगाया बोर्ड जयपुर प्रजामंडल। उसके बाद खोल के नहीं देखा, प्रजामंडल में जाड़े लग गए अंदर। 5 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 5 साल। 5 साल बाद में जयपुर के एक बड़े नेता थे, गांधी जी के साथ रहते, जमनालाल बजाज।
बजाज जी अपने यहाँ आए 5 साल बाद, मतलब कब हो गया 1907। अच्छा, प्रजामंडल बना था तब बजाज जी यही थे, बनाने वाले बड़े नेता ये थे, पर बजाज जी ने भी कहा कि यार बना लो, तो बजाज जी को पता था प्रजामंडल बना हुआ है। बजाज जी आए, बजाज जी ने आगे पूछा कि अरे वो 5 साल पहले प्रजामंडल बनाया था, कैसा क्या चल रहा है? पार्टी ने कहा शानदार चल रहा है, हर डेली मीटिंग करते थे, मजा आ जाता है हमें तो वहां। तो बजाज जी ने कहा आज शाम वाली मीटिंग में मैं भी भाग लूंगा। तो कहा आज तो मीटिंग नहीं कर रहे, कल करेंगे सुबह अपने। बजाज जी ने कहा ना ना, कल मुझे दिल्ली वापस जाना है, आज शाम को मीटिंग करेंगे। तो इनको प्रजामंडल वालों को नहीं मिला ताला ही, कि ताला कहाँ रख गए उस कमरे का, पहले ताला तोड़ा उसका प्रजामंडल का। बजाज जी ने अंदर जाके देखा कि यार इन्होंने तो प्रजामंडल की मीटिंग पिछले 5 साल में ली नहीं। तो बजाज जी ने कह दिया भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी, अब मैं दोबारा से प्रजामंडल बनाऊंगा, नए नए लोगों को जिम्मेदारी देके जाऊंगा। इसलिए 36 में बजाज जी इसका पुनर्गठन करते हैं। क्या करते हैं? तो प्रजामंडल बना कब? 31। बनाया किसने? पार्टी ने। पुनर्गठन कब हुआ? 36। किया किसने? लिखो 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। जमनालाल बजाज रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल, जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। जमनालाल बजाज रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल, और 2 नए लोगों को जिम्मेदारी देके गए। एक बंदे थे चिरंजी लाल मिश्र। कौन बंदे थे? चिरंजी लाल मिश्र। इनको बनाया गया अध्यक्ष। क्या बनाया गया? अध्यक्ष। एक बंदे थे हीरालाल शास्त्री, इनको बनाया गया मंत्री, मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। चिरंजी लाल मिश्र तो क्या बना दिए गए? अध्यक्ष। और हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया? मिनिस्टर, मंत्री। तो जमनालाल बजाज 2 लोगों के जिम्मे छोड़ के और दिल्ली चले गए। कौन कौन से 2 लोग? चिरंजी लाल मिश्र और हीरालाल। जनता से नारे लगवा दिए, हमारा अध्यक्ष कैसा हो? चिरंजी लाल जैसा। जनता ने कहा ठीक है भाई, और इनको कहा भाई बनाओ, आगे सदस्य बनाओ, मीटिंग करो, पार्टी में जोड़ो लोगों को। 2 साल हो गए, 36 से आ गया 38। 38 में उधर हरिपुरा अधिवेशन हो गया, और हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने कह दिया कि हम इनको क्या देते हैं? समर्थ। तो थोड़ा और जोश आया वहां प्रजामंडल वालों में। तो प्रजामंडल वालों ने बजाज जी को कहा कि बजाज जी अधिवेशन बुलाते हैं हम। क्या बुलाते हैं? अधिवेशन बुलाते हैं। बजाज जी ने कहा बुला लो, पर भीड़ अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं फ्लॉप शो हो जाए कि जनता अपने कहें कि भाई अधिवेशन बुला रहे हैं, जनता है 50, बेइज्जती हो जाएगी। कि प्रजामंडल, अरे साहब चिंता मत करो, पंडाल भरा हुआ होगा, आप आओ तो सही, एकदम प्रचार प्रसार ढंग से करेंगे। तो ये बजाज जी ने कहा मैं आऊंगा, अध्यक्ष मैं ही हूँ। हाँ साहब आप ही बनोगे अध्यक्ष, आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा। इनको लगा यार क्या किया जाए, जनता ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कैसे की जाए। जयपुर में अपना इलाका पड़ता शेखावटी वाला। शेखावटी वाले इलाके में राजनीतिक जागरूकता पहले से थोड़ी थोड़ी थी। शेखावटी वाले इलाके में किसान आंदोलन भी हो चुका था, पर 35 तक आते आते किसान आंदोलन बंद हो गया था। बताया था मैंने, 15 मार्च 1935 को समझौता हो गया। ऐसा कभी नहीं होता कि समझौते से सारे लोग राजी हो जाए, ऐसा भी कभी नहीं होता कि समझौते में सारी बातें मान ली जाए, ऐसा भी कभी नहीं होता कि समझौते में कहीं की सारी बातें लागू हो जाए, थोड़ी बहुत 19-20 सब जगह रहती है। तो हीरालाल शास्त्री गए शेखावटी वाले नेताओं के पास, और कहा क्या हुआ रे, राजाओं के खिलाफ पहले तो बड़े आंदोलन चला रहे थे, आजकल चुपचाप कैसे बैठे हो? तो यार वो हमारा तो 35 में समझौता हो गया था, बैठ नहीं थे। अजय समझौता सारी बात तो लागू हुई नहीं, देखो ये कहा था ये लागू नहीं हुआ, इतने कम करे इतने तो लागू ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा अब यार जितने हो गए उतने ठीक है, बार बार कौन आंदोलन करेगा, हम कर रहे हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमारा साथ दो और आंदोलन वापस छेड़ दो। इसलिए शेखावटी वाला किसान आंदोलन को जयपुर प्रजामंडल समर्थन दे देता है। कब दे देता है? 1938। कब देता है? लिखो 1938 ईस्वी में, इन 1938 एडी, 1938 ईस्वी में, 1938 एडी जयपुर सीधा लिखो, प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावटी पीजेंट मूवमेंट। प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावटी पीजेंट मूवमेंट। प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावटी पीजेंट मूवमेंट। प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को क्या दिया? अपना समर्थन। प्रजामंडल वालों को पता था कि अपने इनको समर्थन देंगे तो अपने अधिवेशन बुलाएंगे तब ये सारे आ जाएंगे, अपने थोड़ी भीड़ हो जाएगी।
तो प्रजामंडल वर्णन ने अपना अधिवेशन बुला लिया 8-9 मई 1938। कब बुलाया गया? लिखो, प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन। 8-9 मई 1938, 2 दिन चला। कहां पे बुलाया गया? जयपुर। जयपुर में भी अंदर अपने एक जगह पड़ दी, नथमल का कटला। लिख लो, स्थान पैलेस नथमल। वेन्यू कहां पे था? नथमल का कटला, जयपुर में जगह। तो प्रचार किया था कई दिन, लाउड स्पीकर लेके जयपुर में यूं घूमे थे, नथमल के कटले में आया करो, अधिवेशन की खुशियां मनाया करो। प्रचार किया खूब सारा। तो कौन से कटले में आया करो? किसकी खुशियां मनाया करो? अधिवेशन। तो अधिवेशन कहां बुलाया गया? नथमल का कटला। कब बुलाया गया? भीड़ शेखावटी वाले आ गए, इन्होंने प्रचार किया, यहां से लोग आ गए। और अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लिख लो, अध्यक्ष जमनालाल बजाज। बजाज जी ने कहा दिल गार्डन गार्डन कर दिया आज तो। हीरालाल जी ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था आ जाओ। अध्यक्ष जमनालाल बजाज। अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, बजाज जी किसके साथ रहा करते थे? गांधी जी। गांधी जी खास सहयोगी थे। मतलब बजाज जी को कहते हैं गांधी जी का 5वां बेटा। क्या कहा जाता है बजाज जी को? गांधी जी का 5, क्योंकि गांधी जी के खुद के जो 4 थे, चारों बेलखने थे। और उन चारों में से एक ने कमाई करके गांधी जी को नहीं दी। गांधी जी को पैसे कोई आदमी दिया करता था, तो वो कौन थे? मतलब बजाज ने गांधी जी को अपनी खाली चेकबुक दे रखी थी साइन करके, कि जहां जितने रुपए निकलवाने होते निकलवा लेना। तो और गांधी जी ने इतने आंदोलन कहां से किया? आप क्या लगता है आंदोलनों में पैसे नहीं लगते? भयंकर भयंकर पैसे लगते हैं भाई साहब। मैंने दिन पहले ही आपको बताया था कि ये टेंट लाउड स्पीकर लाने के लाखों में रुपए लगते हैं। तो ये गांधी जी के पास कहां से आते? तो पैसे सारे के सारे आदमी कौन दे रहा था? तो ये सेटिंग थी ढंग से कि बजाज जी गांधी जी को पैसे देते। गांधी जी जनता को जाग कहते कि हमें अंग्रेजों का एक भी सामान नहीं खरीदना है, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो जनता राजी कि गांधी जी किसके खिलाफ है? अंग्रेजों। तो बापू खरीदेंगे क्या? हम स्वदेशी वस्तुएं खरीदेंगे, हमारे खुद का माल खरीदेंगे। खुद का माल बनाता कौन है? जमनालाल बजाज। फिर गांधी कहते बजाज इस बार कमाई कितनी हो गई, तेरा कितना सामान बिकवा दिया? बजाज ने कहा 10 लाख का बिकवा दिया। बापू को 10%। तो बापू 1 लाख लेके अगला आंदोलन छेड़ लिया करते, अगले आंदोलन में बिक्री और करवा दिया करते। सेटिंग है साफ साफ। दुनिया में हर घटना के पीछे और कोई कारण हो ना हो, आर्थिक कारण हमेशा जिम्मेदार होता है। तो बजाज जी एकदम गांधी जी की खास। तो बजाज जी ने गांधी जी को कहा कि बापू अधिवेशन कर रहे हैं, आप चलो अधिवेशन में भाग लेने के लिए चलो। बापू ने दिमाग खराब, मैंने कह दिया मैं आंदोलन करूंगा तो केवल अंग्रेजों के खिलाफ करूंगा, राजाओं के खिलाफ कोई भी आंदोलन। मैं क्यों जाऊंगा वहां पे? अरे किस लिए राजस्थान में, किस लिए जाना? राजस्थान भारत का पार्टी नहीं, मैं भारत में आंदोलन करता हूँ, राजस्थान में क्यों करूंगा जाके? बजाज जी बैठ गए। बजाज जी ने कहा बापू चेकबुक वापस ले लूंगा मैं, देख लेना। फिर गांधी जी ने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा, तू तेरी मम्मी को ले जा। गांधी ने कहा पापा नहीं जा रहे तो मम्मी को ले जा। गांधी जी की पत्नी कौन थे? कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी इस अधिवेशन में आए थे। और 10 तारीख को यहाँ महिलाओं की एक मीटिंग की गई पूरी। उस महिलाओं वाली मीटिंग को संबोधित किसने किया था? कस्तूरबा गांधी ने कहा भाई आदमियों के बीच में तो मैं नहीं जाऊंगी, लुगाई लुगाइयों की मीटिंग में चली जाऊंगी। तो लिखो 10 मई 1938 ईस्वी को, ऑन 10th May 1938 एडी। 10 मई 1938 ईस्वी को, ऑन 10th May 1938 एडी, कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वुमेन। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वुमेन, या ए वुमेन्स असेंबली, महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को एड्रेस किया, संबोधित किया, एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वुमेन या ए वुमेन्स असेंबली। है ना? तो कोई पूछेगा आपसे कि जयपुर में महिलाओं की सभा को संबोधित इनमें से किसने किया था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित और कस्तूरबा गांधी। किसने किया था? कस्तूरबा। याद रह जाएगी। चलो, अब जब ये गतिविधियां बढ़ने लगी, जयपुर रियासत को पता चला कि अच्छा प्रजामंडल वाले अपने खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो जयपुर रियासत ने कहा कि प्रजामंडल पे रोक, प्रजामंडल किसी भी प्रकार की कोई भी मीटिंग नहीं कर सकता। लिखो, जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। जयपुर स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। जयपुर स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। प्रजामंडल पर क्या लगा दी? रोक लगा दी।
अब क्या करें? बजाज जी ने गांधी जी से पूछा, बापू अब क्या करें? बापू ने कहा वही जो मैं करता हूं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष। किसके खिलाफ संघर्ष? ये अन्याय है, हमें किसी भी प्रकार की पार्टी बनाने से कोई भी आदमी रोक ही नहीं सकता, कोई भी सभा करने से हमें रोक ही, शांतिपूर्ण तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि कोई भी सरकार रोकती है तो सरकार अन्याय कर रही है, तो हम न्याय की मांग करेंगे। किसकी मांग करेंगे? गांधी जी न्याय को बोलते थे सत्य, मांग करने को बोलते हैं आग्रह, इसलिए गांधी जी के आंदोलन क्या कहलाते? है बात समझ में? तो सत्य का मतलब क्या है? न्याय। आग्रह का मतलब है प्रयास करना। आग्रह का मतलब जो न्याय के लिए प्रयास किए जाएं, ऐसे आंदोलनों गांधी जी क्या बोलते? कुछ ही नहीं होता था। शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना जुलूस प्रदर्शन करेंगे, सरकार चाहती है तो गिरफ्तार कर लो, हम किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं करेंगे। ये जो गांधी जी के आंदोलन थे, इन आंदोलनों को क्या बोलते? सिंगल सिंगल आदमी जाके भूख हड़ताल पर बैठ जाए, कहीं पे जाके नारेबाजी कर दे, हिंसा नहीं की जाएगी। अहिंसा के माध्यम से सरकार का क्या किया जाएगा? विरोध। तो जयपुर प्रजामंडल ने क्या शुरू कर दिया? लिख लो। अतः प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। सो प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह। तो सरकार ने रोक लगा दी, उन्होंने कहा हम सत्याग्रह करेंगे अब इसके खिलाफ। अतः प्रजामंडल ने सत्याग्रह किया। सो प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह। प्रजामंडल ने क्या किया? सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किया तो बजाज जी आ गए। बजाज जी ने कहा मुझे गिरफ्तार कर लो। सरकार ने कहा लो, आप तो आपको तो करते हैं, लिखो। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। जमनालाल बजाज वॉज अरेस्टेड। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। जमनालाल बजाज वॉज अरेस्टेड। बाकी कल पढ़ेंगे।